तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन गवर्नेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। यस सर। सर मैं ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज हम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। यस सर, मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो गुड वन। तो तुम ना एक्साइटेड तो हो, मगर नया सब्जेक्ट पहले से पहले हमारे सारे क्लासेस के रूल्स तो जान लो। यस सर, क्या रूल्स हैं? रूल्स हैं कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस है उनको कम से कम आपको 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके एंड सब्जेक्ट आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। यस सर। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया हो उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है एंड उसमें जैसे ही कोई भी आपको नया पॉइंट मिलता है उसको ले जाकर के अपने नोट्स में अपडेट कर लेना होता है। सर मैं बताऊं क्या? हमको करना होता है न्यूज़ एडिशन एंड न्यूज नेविगेशन। यस। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करना है? तो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। द मीडियम ऑफ द टीचिंग इज बायलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, सो प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल जॉइनिंग द लेक्चर एंड जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है। एंड जो आपके बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपने इनको कंप्लीट नहीं किया तो फिर जिस रेस में आप दौड़ रहे हो उस रेस में आप बहुत ही पीछे जो है वो रह जाते हैं। यस सर। सर आप ना ये सारी बातें छोड़ो, ये तो हम सबको रटा हुआ है सर, सब कुछ हमको याद है। आप ना सर सीधा हमको पढ़ाना स्टार्ट करो। बेटा पढ़ाना स्टार्ट करो। हाँ सर, सीधा पढ़ाना स्टार्ट करो। चलो वेरी गुड। तो ना मैं ना तुमको सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो सर, गुड वन सर। सर ना व्हाइट स्लाइड मत लो सर, हमारी आंखों पे जोर पड़ जाता है। अच्छा चलो ब्लैक ले लेता हूँ। हाँ सर ब्लैक बढ़िया है सर, ब्लैक ब्लैक इज गुड सर। यस सर। वैसे भी सर सारी जिंदगी सर काली काली ही दिख रही है हमें, अंधेरे में ही रहने दो, ज्यादा अच्छा है। चलो गुड वन। तो तुम ना मेरे को ये बता सकते हो सबसे पहले कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? सर हम पढ़ने वाले हैं गवर्नेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं गवर्नेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है ना तुमसे, हाँ सर, वो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि बेटा ये गवर्नेंस होती क्या है? सर गवर्नेंस होती क्या है? यस। पहला क्वेश्चन ही आपके पास यहीं पे यही आता है कि ये गवर्नेंस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती क्या है। तो सर क्या होता है ये गवर्नेंस? गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे होती है कि देखो, कुछ भी आपके पास, मैं सिंपल सिंपल शब्दों में आपके पास समझा रहा हूं कि एक आपके पास होती है सर ये इंसान, अरे इंसान नहीं है, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अथॉरिटी। यस सर। सर अथॉरिटी हमेशा किसके ऊपर होती है? सर अथॉरिटी हमेशा किसी ना किसी सिस्टम के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी? किसी ना किसी सिस्टम के ऊपर आपके पास यहां पे होगी। वो अथॉरिटी इस सिस्टम को कैसे चला रही है? वो अथॉरिटी इस सिस्टम को कैसे चला रही है, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपके पास यहाँ पे गवर्नेंस। सर मतलब मैं ना कुछ समझा नहीं आपके पास यहाँ पे। देखो बेटा, इस सिस्टम को चलाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा? सर इस सिस्टम को चलाने के लिए, सर मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बेटा इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और डिसीजंस लेना आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। डिसीजन हमेशा कौन लेता है? सर डिसीजन हमेशा लेता है अथॉरिटी। तो वो अथॉरिटी इस सिस्टम को चलाने के लिए कैसे डिसीजंस ले रहा है, इसको बोला जाता है गवर्नेंस। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपके पास यहाँ पे गवर्नेंस। यस सर। तो सर ना ये सिस्टम्स आपके पास यहाँ पे जो वो क्या क्या हो सकता है? ये सिस्टम ना सब कुछ हो सकता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप लेकर के कुछ भी आप यहाँ पे बात करो वो सब कुछ ये सिस्टम हो सकता है। जैसे ये कोई सोसाइटी आपके पास हो सकती है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास यहाँ पे हो सकती है, ओवरऑल कंट्री भी आपके पास यहाँ पे हो सकती है। जो कुछ भी है जिसको चलाने के लिए आपके पास कुछ डिसीजंस लेना हो, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? उसको जो है हम लोग यहाँ पे गवर्नेंस जो है हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। सर मैं ना नहीं समझ पाया, मैं समझा ही नहीं सर, मुझे तो समझ ही नहीं आया ये सब कुछ। बेटा समझ नहीं आया? हाँ। तो मेरे को ना सर, आप, मेरी थोड़ी सी अंग्रेजी खराब है, आप एक काम करो, मेरे को तो ना सर इसका डिक्शनरी से मतलब ही समझा दो। डिक्शनरी से मतलब समझाऊं? हाँ सर, मेरे को इसका डिक्शनरी से मतलब ही समझा दो। तो डिक्शनरी में ना इसका बहुत ही बढ़िया मतलब लिख रखा है। सर डिक्शनरी में बहुत बढ़िया मतलब लिखा है? डिक्शनरी में बहुत बढ़िया मतलब लिखा है। सर बहुत बढ़िया मतलब क्या? डिक्शनरी ना बड़ी अजीब चीज होती है। डिक्शनरी से पूछो कि पावर एम्पलीफायर क्या होता है, तो डिक्शनरी बोलता है एन एम्पलीफायर विच एम्पलीफाइज द पावर इज नोन एज पावर एम्पलीफायर। अब डिक्शनरी को कोई बताओ, पावर कभी एम्पलीफाई होती ही नहीं है ना? पावर हमेशा रिड्यूस होती है, कभी पावर एम्पलीफाई नहीं होती, ध्यान रखना ये। ठीक है, बट डिक्शनरी यही कहता है एन एम्पलीफायर विच एम्पलीफाइज द पावर इज पावर एम्पलीफायर। बट क्या एक्चुअली अगर हम टेक्निकली समझें तो कैसा होता है? क्या ऐसा नहीं होता? तो सर डिक्शनरी गवर्नेंस के बारे में क्या बोलती है? डिक्शनरी गवर्नेंस के बारे में ना बड़ी अजीब सी बात बोलती है कि द एक्ट ऑफ गवर्निंग समथिंग इज नोन एज गवर्नेंस। सर क्या बात कर रहे हो?
हाँ यही बोलता है, डिक्शनरी बोलता है कि द एक्ट ऑफ गवर्निंग समथिंग इज नोन एज गवर्नेंस। सर इससे तो ना हम कुछ समझ ही नहीं पाए। सर यूपीएससी में हम ये सब लिखेंगे क्या कि द एक्ट ऑफ गवर्निंग समथिंग इज नोन एज गवर्नेंस? अब बेटा क्या कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन तो आप डिक्शनरी में ऐसा लिखा हुआ है ऐसा करके कोट करके लिख सकते हो कि द एक्ट ऑफ गवर्निंग समथिंग इज नोन एज गवर्नेंस। द एक्ट ऑफ गवर्निंग समथिंग लिखते चलना, ये सब मेंस के आंसर में लिखना होता है। द एक्ट ऑफ गवर्निंग समथिंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। सर गवर्निंग का क्या मतलब हुआ, गवर्निंग का मतलब हुआ कि उस सिस्टम के ऊपर तुम तुम्हारे कंट्रोल को कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, इसको बोलता है, इसको बोलते हैं गवर्न करना, इसको बोलते हैं गवर्न करना। तो तुम यहां पे किस तरीके से अपने कंट्रोल्स को एक्सरसाइज कर रहे हो, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। सर कंट्रोल्स को एक्सरसाइज करने का क्या मतलब होता है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने तुम्हें बताया था ना, वही कि डिसीजन मेकिंग करना। आप किस तरीके से यहां पे डिसीजंस लेते हो, इसको ना आपके पास यहां पे बोलते हैं गवर्नेंस। क्लियर सभी को यहां तक, ये मतलब समझ आया? सर हमको ना समझ ही नहीं आ रहा, हम गवर्नेंस का मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं सर। ना तो आपने जो अभी पहले समझाया था हमें वो समझ आया, ना हमको ये समझ आया सर। ना कोई इंटरनेशनल बॉडी से पूछो सर, कोई बड़े आदमी से पूछो सर, उससे पूछोगे तब समझ आएगा। चलो उससे पूछ लेते हैं। तो मैंने ना वर्ल्ड बैंक को फोन कर लिया। सर आपने वर्ल्ड बैंक को फोन कर लिया सीधा? हाँ सबसे बड़ी गवर्नेंस बॉडी यही है ना। तो मैंने इसे फोन कर लिया, मैंने कहा एक काम करो, मेरे को ना थोड़ा सा आप बताओ कि ये गवर्नेंस जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, गवर्नेंस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे भी ना बहुत इन्होंने बड़ी अजीब सी बात करी, सब विचित्र बात करी, हाँ इन्होंने बड़ी विचित्र की बात करी। इन्होंने कहा कि गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप किस तरीके से, वापस से मैं शब्द बोलूंगा नहीं, मैं शब्द बोलूंगा नहीं, ठीक है। इन्होंने वापस से बोला, आप किस तरीके से, आप किस तरीके से एक्सरसाइज करते हो अपने कंट्रोल को, आप किस तरीके से एक्सरसाइज करने हो अपने कंट्रोल को। सर मैं आगे बताऊं, फिर से इन्होंने ना सर सिस्टम लिख दिया होगा, सिस्टम नहीं लिखा बेटा, इन्होंने कुछ और बताया। सर क्या बताया, इन्होंने बताया कि आप किस तरीके से, फिर से ध्यान देना, एक्सरसाइज करते हो अपने कंट्रोल को अपने अवेलेबल रिसोर्सेस के ऊपर, इसको बोलते हैं गवर्नेंस, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। समझ आया? हाउ आर यू एक्सरसाइजिंग योर कंट्रोल ऑन योर अवेलेबल रिसोर्सेज इज नोन एज गवर्नेंस। यस, हाउ यू आर कंट्रोलिंग, हाउ यू आर एक्सरसाइजिंग योर कंट्रोल ओवर योर अवेलेबल रिसोर्सेज इज नोन एज गवर्नेंस। करेक्ट, गवर्नेंस के बारे में पूछते हैं, ये मेंस में लिखने के लिए डेफिनेशन है, लिखना 3 डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, और एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में मीनिंग जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, वो भी जो है हमको यहाँ पे समझना होता है। एक्चुअल में मीनिंग जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट। समझ आया सभी को? तो सर एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग बेटा इसका बड़ा दर्दनाक है। सर एक्चुअल मीनिंग बड़ा दर्दनाक है, एक्चुअल मीनिंग बड़ा दर्दनाक है। तो अभी तक देखो मैंने आपको क्या समझाया, सर व्हाट इज गवर्नेंस आपने समझाया। तो गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस इज सिंपल टर्म्स में अंदर क्या है, इज द डिसीजंस कैसे आपने लिए हैं सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंट्री के अंदर, इसको बोलते हैं गवर्नेंस, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। या फिर डिक्शनरी क्या बोलता है, डिक्शनरी कहती है कि आपके पास द एक्ट और द मैनर ऑफ गवर्निंग और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल और अथॉरिटी ओवर एनी सब्जेक्ट और अ सिस्टम ऑफ रेगुलेशंस, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप कैसे अपने कंट्रोल्स को एक्सरसाइज कर रहे हो ओवर द अवेलेबल रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं गवर्नेंस, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। सर ना ये सब कुछ झूठ है सर, तो बेटा सच सुनना चाहते हो? हाँ सर तो सच ये है, सच ये है सर हम तो ना ये सच सुन करके ना मर ही जाएंगे। यस सर, गवर्नेंस इज व्हाट गवर्नमेंट डस। जो सिंपल भाषा में आपके पास गवर्नमेंट करती है उसको बोलते हैं गवर्नेंस। जो सिंपल भाषा में आपके पास गवर्नमेंट करती है उसको बोलते हैं गवर्नेंस। कैसी लगी आपको मेरी डेफिनेशन? बढ़िया है। क्या बोलते हैं गवर्नेंस, किसको बोलते हैं गवर्नेंस? गवर्नमेंट जो करती है उसको बोलते हैं गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो करती है उसको बोलते हैं गवर्नेंस। व्हाट गवर्नमेंट डज इज नोन एज गवर्नेंस। करेक्ट यहां तक? अगर आपसे डेफिनेशन पूछेंगे तो बता सकते हो ना गवर्नेंस किसको बोलते हैं? यस और नो? आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है बट आता है। अगर आपसे पूछे गुड गवर्नेंस क्या होती है, तो पहले गवर्नेंस क्या होती है वो तो बताओगे? सिंपल है। गवर्नेंस क्या होता है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बीइंग एन अथॉरिटी मैं कैसे डिसीजन ले रहा हूं, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। अब अगर मैंने अच्छे डिसीजन लिए तो गुड गवर्नेंस, मैंने बुरे डिसीजन लिए बैड गवर्नेंस। यस, अगर मैंने अच्छे डिसीजन लिए तो गुड गवर्नेंस,
अगर मैंने बुरे डिसीजन लिए तो बैड गवर्नेंस। सो बेसिकली गवर्नेंस क्या है? बेसिकली गवर्नेंस है कि सर एक अथॉरिटी अपने सिस्टम के अंदर किस तरीके से डिसीजंस ले रही है, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। अच्छे डिसीजन लिए तो गुड गवर्नेंस, बुरे डिसीजन लिए तो बैड बैड गवर्नेंस। क्लियर? यस। चलो सर, गुड वन सर। सर ना हमको ये तो बड़ा ही मतलब समझ में आ गया सर, गुड वन सर। तो ये तो ना हमको समझ में आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पे तो गवर्नेंस हम लोग किसको बोलेंगे सर? गवर्नेंस मींस द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्लीज ध्यान रखना, ये कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में आने ही चाहिए। डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड। इंप्लीमेंट भी करना है उनको। यस। फर्दर गवर्नेंस कैन बी यूज सेवरल कॉन्टेक्स्ट में, आपके पास यूज आ सकता है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, इंटरनेशनल गवर्नेंस होता है, नेशनल गवर्नेंस होता है, लोकल गवर्नेंस होता है, ये सब। बट एक्चुअली आप बोलोगे तो क्या है? डिसीजन मेकिंग। जो भी सिस्टम है वहां पर डिसीजन मेकिंग, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। और इंडिया में या कहीं पे भी अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर बोलते हो तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है सर? डिसीजन मेकिंग करता है गवर्नमेंट। सो जो कुछ भी गवर्नमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं गवर्नेंस। सर वाह सर, आधे घंटा लगा आपको, पर क्या आपने ना डेफिनेशन ही याद करा दी कि गवर्नेंस किसको बोलते हैं सर? जो गवर्नमेंट करती है उसको गवर्नेंस बोलते हैं। हाँ सर। सर टीचिंग किसको बोलते हैं? जो टीचर करता है उसको टीचिंग कहते हैं। हाँ वाह, क्या समझ गए ना तुम? हाँ सर, बस यही कितनी अच्छी डेफिनेशंस होती है। यस, कितनी अच्छी डेफिनेशंस होती हैं सर ना। आप ऐसे मत बोलो, जो नए बच्चे आए ना भाग जाएंगे, उनको लगेगा पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं। बोले आधा घंटा समझाया, क्या समझाया? कि गवर्नेंस किसको बोलते हैं, है ना, कि जो गवर्नमेंट करती है उसको गवर्नेंस बोलते हैं। वाह सर। यस। चलो गुड वन। नए बच्चे भाग तो नहीं जाएंगे? हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। अभी आपको धीरे धीरे करके हर चीज समझ में आएगी। यस। चलो हिमांशी रावल, डर तो नहीं लग रहा? नहीं ना? चलो गुड वन। ऐसे ही हर पॉइंट को फिट किया जाता है। करेक्ट। चलो गुड वन। चलो सर, तो इस तरीके से ना हमारे पास यहाँ पे ना गवर्नेंस आती है। तो आपको गवर्नेंस समझ आई ना, गवर्नेंस क्या आती है? यस सर। तो ना सर मतलब मैं ना समझ गया, पूरा ही समझ गया सर, पूरा ही समझ गया। क्या समझ गए? कि सर ये गवर्नमेंट है आपके पास यहाँ पे, ये कौन है? ये सर गवर्नमेंट है आपके पास यहाँ पे। और ये गवर्नमेंट आपके पास इंडिया के ऊपर जो भी डिसीजंस आपके पास यहाँ पे ले रही है उसको हम गवर्नेंस बोल देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये डिसीजंस गुड निकले तो उसको हम गुड गवर्नेंस बोल देंगे, एंड अगर वो डिसीजंस बैड बुरे निकले तो हम उसको बैड गवर्नेंस बोल देंगे। बेटा तुम ना अनाड़ी रह गए। सर अनाड़ी रह गए? हाँ, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि जितना जितना मैंने बताया उतना उतना ही तुमको चलना है। जहां तुम मेरे से आगे चले वहीं तुमने गड़बड़ कर दी सर। मतलब तुमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ऐसा कुछ होता है क्या? है ना कि सर ये कोई वो मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आप जस्ट अच्छा किया तो अच्छा हो गया, बुरा किया तो बुरा हो गया। नहीं बेटा, प्रॉपर डेफिनेशंस है। प्रॉपर डेफिनेशंस है सर। मतलब गुड गवर्नेंस की भी डेफिनेशन है। यस, गुड गवर्नेंस की भी डेफिनेशन है। इसमें आपने अच्छा किया या आपने बुरा किया ये नहीं देखा जाता है। यस सर, ये नहीं देखा जाता है। इसके फर्दर आपके पास एस्पेक्ट्स होता है, इसके फर्दर आपके पास एस्पेक्ट्स होता है। तो सर गुड गवर्नेंस किसको बोलेंगे सर? समझाओ ना मुझे। बेटा मैं कौन होता हूं समझाने वाला? समझाने वाले तो बड़े बड़े विद्वान रह गए। सर कौन विद्वान रह गए? बेटा कौटिल्य। सबसे पहले इस दुनिया को आपके पास गुड गवर्नेंस किसको बोलेंगे ना, हमसे पहले ही, जब तक आपके पास ये टर्म्स ही नहीं आई थी, जब तक ये पॉलिटिकल पीएसआईआर में किसी को ये टर्म्स तक भी नहीं पता थी ना कि गुड गवर्नेंस गवर्नेंस भी होता है क्या कुछ, गवर्नेंस या गुड तब तक कौटिल्य गुड गवर्नेंस क्या होता है ये तक आपके पास यहाँ पे बता गए थे। तो मैंने ना कौटिल्य को फोन कर लिया। सर आपने कौटिल्य को ही फोन कर लिया सीधा? हाँ, मैंने उसको जो है सीधा फोन कर लिया। एंड मैंने उससे पूछा कि मेरे को एक बात बताओ, ये गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस हम किसको बोलेंगे? तो उन्होंने बोला सुनील बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा क्या सिंपल है, जल्दी से बताओ। बोले एक राजा होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, राजा होता है, और फिर उसकी बहुत ही छोटी 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 प्रजा होती है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, बहुत ही छोटी 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 प्रजा होती है। अब राजा इन सब के लिए, इन सबके भले के लिए डिसीजंस लेता है, सब कुछ करता है। मैंने कहा हाँ ये सब करता है। बोले इसको बोलते हैं गवर्नेंस, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। मैंने कहा कौटिल्य यार तुम ना फिर से वही वाली बातें कर रहे हो कि जो भी अथॉरिटी जो भी सिस्टम के लिए डिसीजन लेगी उसको गवर्नेंस बोलते हैं, है ना, और अगर वो अच्छे हुए तो अच्छे, नहीं हुए तो बुरा गवर्नेंस। बोले नहीं नहीं नहीं, अथॉरिटी ने अच्छा किया इसको गुड गवर्नेंस नहीं कहते हैं। गुड गवर्नेंस अलग चीज है। मतलब बोले, मतलब अगर इस राजा की खुशी, सर राजा की खुशी डांस देखने में है बेटा, राजा की खुशी डांस देखने में है, तो गुड गवर्नेंस नहीं होगा। अगर राजा की खुशी
प्रजा की खुशी में है तो वो गुड गवर्नेंस है। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि सर अगर राजा की खुशी प्रजा की खुशी में है, अगर प्रजा खुश तो राजा खुश, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि राजा खुश तो प्रजा खुश, नहीं, उल्टा, प्रजा अगर खुश तो राजा खुश, तो उसको बोलेंगे गुड गवर्नेंस। पॉइंट नंबर 1। अच्छा सर, राजा का सुख, सर मैं बताऊं क्या, बहुत सारी दासियां होनी चाहिए, भोग विलास होना चाहिए, है ना, सुबह शाम मजे करने का, यस सर, खूब सारा चिल होना चाहिए। बेटा वो सब नहीं, प्रजा का सुख, प्रजा का सुख, अगर प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, पॉइंट नंबर 2, तो इसको बोलेंगे गुड गवर्नेंस। यस, उसको बोलेंगे गुड गवर्नेंस। समझे? समझे क्या चीज? पहली, पहले प्रजा की खुशी है फिर राजा की खुशी है तो गुड गवर्नेंस। पहले प्रजा का सुख है उसके बाद फिर राजा का सुख है तो गुड गवर्नेंस। सर एक और पॉइंट मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ ना, बताओ ना। सर अगर राजा का भला, सर राजा का भला तो बहुत बढ़िया होगा सर, खूब सारा टैक्स लगाओ सर इन लोगों के ऊपर, खूब पैसा लूट लो सर इन सब के ऊपर। नहीं बेटा नहीं, इसको गुड गवर्नेंस नहीं कहते हैं। अगर प्रजा के भले में अगर राजा का भला हो तो उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। सर मतलब हर जगह अगर आप अपनी पॉपुलेशन को, या अगर आप अपनी कंट्री को, या आप जिस सिस्टम के ऊपर, या द पर्सन हु इज टू बी गवर्नड, अ पर्सन हु इज टू बी गवर्नड, अगर आप इसको पहले रख रहे हो और खुद को अगर आप बाद में रख रहे हो, तो फिर उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। सर ये कौन समझाया? ये कौटिल्य ने समझाया। समझ आई? देर इज टू पर्सन्स, एक अथॉरिटी है हु हैज टू गवर्न, जिसको गवर्न करना है, एंड देन अलग लोग हैं जिसके ऊपर आपको गवर्न करना है। डन। अगर ये लोग खुश हैं और इनकी खुशी में अगर आपकी खुशी है, इनके भले में अगर आपका भला है, इनके सुख में अगर आपका सुख है, तो इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। समझ आया सभी को कौटिल्य ने कितना अच्छे से समझाया? सर बट व्हाट इफ द किंग हैज बोथ द क्वेश्चंस गुड एंड बैड लाइक हिज ओन डिजायर्स एंड गुड, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो गुड गवर्नेंस नहीं रहेगा वो सिर्फ गवर्नेंस रहेगा। एक सिंपल सी बात है, पहले के टाइम में राजा क्या करते थे? खूब सारा टैक्स वसूलो, टैक्स वसूलो। जो इंडिया के ऊपर मुगल्स वगैरह आ गए, उन्होंने गवर्न किया क्या? उन्होंने गुड गवर्नेंस किया किया से? उन्होंने गुड गवर्नेंस नहीं किया, उन्होंने गवर्न किया। बट गुड गवर्नेंस किया क्या? गुड गवर्नेंस उन्होंने नहीं किया था। करेक्ट। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, ब्रिटिश राज ने इंडिया के अंदर गवर्नमेंट तो थी ना, ब्रिटिश राज में भी गवर्नमेंट तो थी। यस, ब्रिटिशर्स पूरा पार्लियामेंट था, सब कुछ ही था हमारे पास, लोकसभा है ना, लोअर हाउस अपर हाउस सब कुछ ही था, गवर्नमेंट तो तब भी थी। बट क्या गुड गवर्नेंस था क्या? नहीं था ना। क्यों? क्योंकि वहां पे द पर्सन हु हैज टू गवर्न, वो खुद को प्रायोरिटी पे रखता था, एंड द पर्सन हु इज टू बी गवर्न उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखता था। इसलिए वो गवर्नेंस था, बट वो गवर्नेंस नहीं था, गुड गवर्नेंस नहीं था। तो सर गुड गवर्नेंस उस टाइम में कौन बताएगा हमको? महात्मा गांधी जी बताएंगे। तो हमने गांधी जी से पूछा कि बताओ उस टाइम में गुड गवर्नेंस क्या होगा? तो गांधी जी ने पूछा कि अरे भाई, मैं इतनी देर से मांग रहा हूं, मैं तुमने इतने बार हिस्ट्री के अंदर पढ़ा दिया है, स्वराज स्वराज स्वराज, जो मैं स्वराज मांग रहा हूं वो स्वराज क्या होगा? है ना, हमारा राज, खुद पे राज, इसको बोलेंगे गुड गवर्नेंस। तो गांधी जी जो आपके पास यहाँ पे स्वराज मांगते थे, वो क्या था? वो था आपके पास यहाँ पे गुड गवर्नेंस के लिए आपके पास यहाँ पे। सो कौटिल्य ने आपके पास क्या कहा? कौटिल्य ने आपके पास यहाँ पे कहा, कौटिल्य ने कहा, है ना, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के अंदर जो है खुद इलोबरेट करके बहुत अच्छे से बताया था कि इफ, ठीक है, द ट्रेट्स ऑफ किंग जो उन्होंने आपके पास यहाँ पे बताया था, इसको मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ाया। द ट्रेट्स ऑफ द किंग जो आपके पास यहाँ पे, कि इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस, कि उसके सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी खुशी आपके पास रखे। इन द वेलफेयर ऑफ हिज वेलफेयर, whatever pleases himself he does not consider as good, but whatever pleases his subjects he considers as good, तो इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। सर मतलब मंजे प्रजा की खुशी में अगर राजा की खुशी है, प्रजा के सुख में अगर राजा का सुख है, और प्रजा के भले में अगर राजा का भला है, तो इसको बोलेंगे हम गुड गवर्नेंस। इसको बोलेंगे हम गुड गवर्नेंस। सर कौन बताया? कौन बताया? कौटिल्य बता के गया। कहां पे बताया? अर्थशास्त्र में बता के गया।
सर तब तक तो ना ये सब कुछ ना सर आया ही नहीं था। बट देखो हम इंडियंस कितने उस टाइम में भी एजुकेटेड थे कि हमारे पास उस टाइम में भी ये सारा का सारा नॉलेज जो है हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे थी। एंड जब गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि अरे मैं इतनी देर से मांग तो रहा हूं। तो यही है गुड गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट तो आपके पास हमारे हमारे पास अभी भी थी। जब इंडिया आपके पास गुलाम था उस टाइम में भी गवर्नमेंट तो हमारे पास उस टाइम में भी थी, बट क्या वो गुड गवर्नेंस थी? वो गुड गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे गुड गवर्नेंस। तो सर गुड गवर्नेंस ना सर हमको समझ में तो आ गया, करेक्ट यहां तक? यस। चलो सर, तो अगर हम लोग गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किसको देखते हैं सर? गुड गवर्नेंस को। गुड गवर्नेंस को, तो गुड गवर्नेंस को अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे चार मेजर कंपोनेंट्स अगर होते हैं तो उस गवर्नमेंट को हम लोग गुड गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या आपको बोला मैंने कि अगर उस गवर्नमेंट के अंदर चार मेजर आपके पास कंपोनेंट्स होंगे तो आपके पास ना सर वो गुड गवर्नमेंट होगी। सर ये चार मेजर कंपोनेंट कौन बताएगा? आप अपनी मर्जी से बताओगे क्या? यूपीएससी उसको मानेगा क्या? नहीं बेटा, यूपीएससी तो उसको नहीं मानेगा। तो यूपीएससी के मानने के लिए हमको ऑब्वियसली किसी न किसी अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन से पूछना पड़ेगा। तो मैंने भी एक अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन से पूछ लिया। सर किससे? सीधा वर्ल्ड बैंक में फोन किया मैंने। सर वर्ल्ड बैंक में? हाँ मैंने सीधा वर्ल्ड बैंक में फोन किया। मैंने कहा मेरे को बताओ मैं कैसे जज करूं कि मेरी गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस है कि नहीं है? मैं कैसे जज करूं कि हमारे देश में जो गवर्नेंस चल रहा है वो गुड गवर्नेंस है कि नहीं है? तो वर्ल्ड बैंक वालों ने बोला कि अगर आपकी गवर्नेंस के अंदर चार कंपोनेंट्स अगर आपके पास हैं, यस आपकी गवर्नमेंट जो गवर्नेंस आपके पास कर रही है, जो डिसीजन मेकिंग कर रही है, उसके अंदर अगर चार कंपोनेंट्स, फोर कंपोनेंट्स अगर आपके पास यहाँ पे हैं, तो फिर हम उसको गुड गवर्नेंस बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। मैंने कहा जल्दी जल्दी बता दो मुझे क्या है वो। तो बोला सबसे पहले वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेजिटिमेसी में से आपके पास यहाँ पे जो है वो होना चाहिए यहाँ पे। यस सर, लेजिटिमेसी का क्या मतलब हुआ? लेजिटिमेसी का मतलब आपके पास हुआ कि जो गवर्नेंस अथॉरिटी आपके पास है, जो गवर्निंग अथॉरिटी आपके पास यहाँ पे है, वो गवर्निंग अथॉरिटी टू बी गवर्नड के कंसेंट से आनी चाहिए। यस, के कंसेंट से आनी चाहिए। करेक्ट। लेजिटिमेसी का मतलब क्या हुआ कि जो अथॉरिटी आपके पास है, राजा जो है ना, वो प्रजा के हित वाला होना, प्रजा उसको चुने, तब उसको हम बोलेंगे लेजिटिमेट किंग है वो। कि सब प्रजा चाहती है कि यही हमारा राजा रहे, तब हम उसको लेजिटिमेट आपके पास यहाँ पे राजा जो है वो मानेंगे। करेक्ट, कि सर ये राजा साहब जो है, प्रजा बहुत खुश है, राम राज्य, हमको तो राजा राम ही चाहिए। यस, हमको तो राजा राम ही चाहिए। उसको बोलते हैं लेजिटिमेसी, कि प्रजा अपने कंसेंट से चाहती है कि हाँ ये हमको गवर्न करे। यस, उसको बोलते हैं लेजिटिमेसी। यस सर। तो सर आपने, प्रजा ने चाह लिया कि राजा राम ही हमको राज करेंगे, तो इसको लेजिटिमेसी बोल दी, ये तो ठीक है सर। और क्या कंपोनेंट होगा? और कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक वालों ने बोला कि अब राजा राम को भी अपनी प्रजा के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सो अगर अकाउंटेबिलिटी होती है तो फिर आपके पास यहाँ पे ये जो है आपके पास होगी। करेक्ट। जैसा, और क्या होना चाहिए? और आपके पास यहाँ पे कंपीटेंस होना चाहिए। कंपीटेंस होना चाहिए सर, मतलब देखो, एक तो होता है कि राजा राम ने कहा कि चलो चलो मैं ना तुम्हारा भला करूंगा, तुम्हारे भले के लिए ना मैं एक पॉलिसी जो है वो ला रहा हूं। हाँ सर, चलो इस पॉलिसी को मैं 200 साल के अंदर इंप्लीमेंट कर दूंगा। सर 200 साल के अंदर? सर हम तो मर जाएंगे तब तक सर, हम क्या करेंगे इस पॉलिसी का? यस, यही तो बात समझे ना। इस पॉलिसी का टाइमली इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। सो कंपिटिटिव अथॉरिटी होनी चाहिए कि टाइमली फटाफट से उन चीजों को इंप्लीमेंट करे, तभी हम उसको गुड गवर्नेंस करेंगे। वरना अच्छी अच्छी बातें तो भली आपने कर ली, बट अगर वो अच्छी बातें आप इंप्लीमेंट ना करो तो कोई मतलब नहीं है। सर मैं एक बात बताऊं क्या क्या? जैसे आप हर सेशन में बोलते हो ना, अ स्ट्रेटेजी विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज ऑफ नो यूज, वैसे ही राजा का हमारे लिए अच्छे इंटेंट होना, बट अगर वो उस अच्छे इंटेंट को टाइमली इंप्लीमेंट ना करे तो वो किसी काम का नहीं है। यस, इसीलिए कंपीटेंस, कंपीटेंस उस अथॉरिटी का कैसा होना चाहिए? कंपीटेंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। यस सर। और राजा कैसा होना चाहिए? सर राजा ऐसा होना चाहिए जो वहां के लॉ की रिस्पेक्ट करे, है ना? सर राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो मंत्री हैं, कानून तो हमारे तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। यस, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। है ना, कि राजा का बेटा सोचे कि अरे अपने तो चच्चा विधायक हैं हमारे, हम थोड़ी ना रूल जो है फॉलो करेंगे। ऐसे वाले नहीं होने चाहिए। करेक्ट। तो अथॉरिटी के अंदर चार कंपोनेंट्स होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? लेजिटिमेसी होनी चाहिए,
यस, यानी वो जो द पर्सन टू बी गवर्न्ड की कंसेंट से आया हो, उसको बोलते हैं लेजिटिमेसी। देखो इसमें ना कीवर्ड्स रटो, मैं आपको कीवर्ड्स रटवाना चाहता हूं। लिखा हुआ तो बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा, नोट्स में भी सब कुछ लिखा हुआ एक्सप्लेन्ड है सब कुछ, बट इन ये कीवर्ड्स रटो। ये कीवर्ड्स ही नहीं आएंगे आपको लिखने के लिए कि ये क्या होता है। और ये कीवर्ड्स ऐसे नहीं है कि मैं मन मर्जी से लिखवा रहा हूं, अथॉरिटीज की बोली हुई है, वर्ल्ड बैंक की बोली हुई बातें ही है, और यही कोट करना है। इनके अलावा कुछ भी लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे, भले कितनी अच्छी बातें कर लेना। यस, वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाओगे, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा ये सब कुछ। करेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? देयर शुड बी लेजिटिमेसी। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड, कंपिटेंस होना चाहिए। फोर्थ, रेस्पेक्ट ऑफ लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा अपना ही लॉ बनाया हुआ तोड़ता फिरे। करेक्ट। समझ आया? समझ आया यहाँ पे क्या क्या 4 पॉइंट्स होने चाहिए? लिखिए जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। कार्तिक पवार कह रहे हैं सर मेरा फोन ना चार्जिंग है और जोधपुर रेलवे स्टेशन पर हूं, तो मैं क्लास छोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, क्लास नहीं छोड़ सकते। हाँ, फोन को अब आप कुछ भी करो, नया फोन खरीदो, पर क्लास नहीं छोड़ सकते। भैया करोगे क्या? जो ऑप्शन है आपके लिए, जो आपके पास, मतलब टेक द बेस्ट डिसीजन। यस, लेजिटिमेसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रेस्पेक्ट ऑफ लॉ होना चाहिए। टाइप टाइप टाइप, जल्दी लिखिए जल्दी से। लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, कंपीटेंस एंड रेस्पेक्ट ऑफ लॉ, ये सब कुछ जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ये सब कुछ अगर होता है तो फिर हम लोग इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। अगर ये सब नहीं होता है तो फिर आपके पास यहाँ पे गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं होती है। करेक्ट। अगर ये सब नहीं है तो फिर गुड गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे नहीं होता है। यस। चलो सर, गुड वन सर, गुड वन। अपने देश में भी ना अलग ही चीज चलती है। हमको ना त्योहार बहुत चाहिए होता है, कि सब कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने के लिए हमको मिलता रहे, होता है ना? है ना? कभी फ्रेंडशिप डे, कभी फादर्स डे, मदर्स डे, है ना? फ्रेंडशिप डे अलग, रक्षाबंधन और दिवाली होली तो मनाते नहीं हो आजकल आप लोग, ठीक है, बट यही सारे दिन आपको चाहिए होता है। एनिवर्सरी, है ना? 1 मंथ एनिवर्सरी, 2 मंथ एनिवर्सरी, 100 मंथ एनिवर्सरी। करेक्ट। पहली लड़ाई की एनिवर्सरी, पहली बार फूल दिया का उसकी एनिवर्सरी। यस सर, सबको चाहिए होता है, गवर्नमेंट को भी चाहिए होता है। सर इसका मतलब आप कुछ टेक्निकल पढ़ाने वाले हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा मजाक करूंगा मैं? ऐसा। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए होता है, मनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, देश में त्योहार मनाना है। बीजेपी गवर्नमेंट को भी मन में आया कि यार कुछ तो मनाना है ना? लोगों को कैसे लगेगा कि हम गुड गवर्नमेंट कर रहे हैं? लोगों को कैसे लगेगा कि हम गुड गवर्नेंस कर रहे हैं? तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करो आज से। गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करो आज से। तो 25 दिसंबर को, हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है इंडिया में। हर साल, लिख लेना, पॉइंट से बता रहा हूं, मजाक मजाक में, पता चला ऐसे ही मजाक में ले लिया इस बात को। टेक्निकल पॉइंट बोला है मैंने, है ना? हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को आपके पास यहाँ पे गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को आपके पास यहाँ पे गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है। सो गुड गवर्नेंस डे, ये सर आप कहाँ से लेके आ गए ये सब? ये सब कुछ कहाँ से लेके आ गए आप? बेटा पीआईबी के ऊपर जाओगे ना जिंदगी में कभी, पढ़ना होता है उसको, तो वहां से देखो, सीधा स्क्रीनशॉट लेके आया हूं मैं। जैसा गुड गवर्नेंस डे। सर आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हो। हाँ बेटा, अगर मैं टीचर नहीं बनता ना तो मैं बहुत अच्छी फोटोज, पर मैं ऐसे ही टीचर भी हूँ, फोटोग्राफी भी देखो अच्छी कर लेता हूँ। कितनी अच्छी फोटो खींची मैंने। तो 25 दिसंबर 2024 को आपके पास एम्पावरिंग लाइफ वन ड्रॉप एट अ टाइम। सर ये सब कुछ याद रखना है क्या? ये सब नहीं, इस स्लाइड से आपको सिर्फ ये देखना है कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। करेक्ट। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को हम यहाँ पे गुड गवर्नेंस डे जो है आपके पास यहाँ पे मना लेते हैं। तो मैंने ना पीआईबी वालों से ही पूछ लिया, मैंने कहा ना ये गुड गवर्नेंस होता क्या है भैया, इसके कंपोनेंट्स वगैरह कुछ बताओ ना। अगर मेरे से कोई यूपीएससी पूछ ले कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि गुड गवर्नेंस है कि नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा, मैं मेरे स्टूडेंट्स को कैसे बताऊं? तो मेरे को बोला कि आप दो चीजों से पूछ लो। एक तो पूछ लो वर्ल्ड बैंक से, अगर वर्ल्ड बैंक जो भी चीजें बताता है वो अगर आपकी कंट्री में है तो फिर वो गुड गवर्नेंस है। मैंने कहा वो तो है, वर्ल्ड बैंक ने मेरे को बताया कि एक तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, लेजिटिमेसी होनी चाहिए, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कंपिटेंस होनी चाहिए, और उसके बाद आपके रेस्पेक्ट ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर जो है आपके पास यहाँ पे गुड गवर्नेंस जो है आपके पास यहाँ पे होगा। बट सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने तो 4 ही पॉइंट बताया भैया, मैं कैसे इसके ऊपर यूपीएससी वाले पूरे नंबर थोड़ी ना दे देंगे। बोले हाँ, तो एक काम करो, यूएन से भी पूछ लो। किसे पूछ लो? यूएन से भी पूछ लो। तो यूएन से भी मैंने पूछ लिया। सर आपने यूएन से भी पूछ लिया? मैंने यूएन से भी पूछ लिया। तो मैंने यूएन से भी फोन करके पूछा कि मेरे को एक बात बताओ, अगर गुड गवर्नेंस, मैं कैसे पता करूं कि मेरे कंट्री के अंदर जो गवर्नेंस हो रही है वो गुड गवर्नेंस है कि नहीं है? तो यूएन वालों ने बोला कि वर्ल्ड बैंक वाले छोटी बातें करते हैं, 4 कंपोनेंट्स ही बोलते हैं, हमारे पास इन टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं।
अगर आपकी गवर्नमेंट उन 8 कंपोनेंट्स के ऊपर खरी उतर रही है तो मुबारक हो, तुम्हारी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है। और अगर वो 8 कंपोनेंट के ऊपर नहीं है तो फिर वो आपके पास यहां पे गुड गवर्नेंस नहीं है। समझ आया? गुड गवर्नेंस कब बोलेंगे? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली अगर 4 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, कंपिटेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। समझ आया ये पॉइंट्स? याद हो रहे ना? एज इट इज यही लिखना है आंसर में। समझ आया? इनको थोड़ा थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर देना है, पर ये पॉइंट्स होने चाहिए कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक दीज पॉइंट्स आर देयर, सो गुड गवर्नेंस। ठीक है। उसके बाद यूएन से भी पूछो तो यूएन बोलता है टोटल 8 क्राइटेरिया है। कितने? इन टोटल 8 क्राइटेरिया है। अगर 8 क्राइटेरिया आपके पास यहां पे हैं तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे गुड गवर्नेंस, अदरवाइज वो गुड गवर्नेंस आपके पास यहां पे नहीं है। यस। तो फिर आपके पास वो गुड गवर्नेंस है, अदरवाइज वो गुड गवर्नेंस नहीं है। सर 8 क्राइटेरिया क्या है, जल्दी बताओ सर। यस सर, जानते हैं। सबसे पहला उसने बोला कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पार्टिसिपेशन। क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन। कि सब लोग उस गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करें। यस, अपने देश को चलाने में सब पार्टिसिपेट करें। सर हमारे देश को चलाने में ना मैं छोटा सा बालक कैसे पार्टिसिपेट कर रहा हूं? बेटा तुम सरकार चुन रहे हो ना, पार्टिसिपेशन है। तुम कमा रहे हो ना, हाँ सर कमा रहा हो ना, खूब सारा पैसा आ रहा है, उस पैसे से तुम टैक्स दे रहे हो ना, हाँ सर, तो तुम्हारा पार्टिसिपेशन है। सर मतलब इंडिया में गुड गवर्नेंस है? यस, इंडिया में गुड गवर्नेंस है। तो पार्टिसिपेशन आपके पास होना चाहिए कि सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका। सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसमें एक मात्र का नहीं, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट उन्होंने बोला देयर मस्ट बी रूल ऑफ लॉ। मन मर्जी से नहीं होना चाहिए कि मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। कानून होना चाहिए आपके पास प्रॉपर, जिससे आपका देश चलता है। सो देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ आपके पास होना चाहिए। यस सर। सर मैं ना कानून बनाऊंगा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया ना सर तो मैं कानून बनाऊंगा और कानून की किताब को अपने तकिए के नीचे छोड़ दूंगा सर, किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे ने कानून तोड़ा कि नहीं तोड़ा। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गुड गवर्नेंस करना चाहते हो तो उस रूल ऑफ लॉ के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी भी लानी पड़ेगी। सर मतलब मैं कानून बना के अपने तकिए के नीचे नहीं रख सकता? नहीं, तुमको उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी लाओगे तो ही वो रूल ऑफ, तो ही आपके पास यहाँ पे गुड गवर्नेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यस सर, ठीक है सर। मेरे बच्चों ने, मैं ट्रांसपेरेंट ले आ दूंगा, अगर मेरे बच्चे ने कोई भी कानून तोड़ा तो सर मैं ना उसकी कंप्लेन के ऊपर रेस्पॉन्ड भी नहीं करूंगा। बेटा अगर तुमने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो भी गुड गवर्नेंस नहीं होगी सर। मतलब उसके अंदर आपके पास यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस भी होना चाहिए कि अगर कोई कंप्लेन आए, अगर जनता को कुछ भी चाहिए तो फट से देने का रेस्पॉन्सिवनेस भी होनी चाहिए। सो क्या क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। 4 पॉइंट याद हुए? 4 पॉइंट याद हुए? यस। हाँ जी, अरे क्राइटेरिया नहीं, गवर्नमेंट हैज टू फुलफिल नहीं, गवर्नमेंट कुछ फुलफिल नहीं करती है, गवर्नमेंट तो अपना काम करती रहती है। आप उसको गुड गवर्नेंस बोलोगे कि नहीं, वो ये जस्टिफाई करती है। इस तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं। करेक्ट। अभी आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट होने दो, आपको सब समझ आएगा कैसे क्या है। करेक्ट। समझ आया क्या क्या चाहिए आपको? पार्टिसिपेशन चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए एंड रेस्पॉन्सिवनेस चाहिए। क्या आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे ये याद, तो सर याद कैसे करोगे? खुद को प्राइम मिनिस्टर समझ करके, कि अगर मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं तुम सब जैसा बोलोगे वैसा डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा सबका रोल होगा। पार्टिसिपेशन। सर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे अनुसया इस पे गुड गवर्नेंस करते हो क्या? बिल्कुल गुड गवर्नेंस करता हूं मैं। सर कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा पार्टिसिपेशन कहां पे हुआ? बेटा याद करो, जब मैंने ये सब्जेक्ट डिसाइड किया कि नया सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना है, तो मैंने अल्फा मीटिंग के अंदर उनसे रेस्पॉन्स लिया कि नहीं लिया? सर आपने रेस्पॉन्स लिया? यस मैंने रेस्पॉन्स लिया है कि डियर अल्फाज विच सब्जेक्ट डू यू वांट? गुड गवर्नेंस। यस सर। रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? बिल्कुल, सबको सारे रूल्स यहाँ पे क्लियर है। सर ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? सबको सारे रूल्स ट्रांसपेरेंट हैं आपके पास यहाँ पे। यस सर। सर रेस्पॉन्सिवनेस, बेटा रात को 2 बजे भी, रात को कल कितने, पौने 1 बजे तरंग ने मैसेज किया सर एक बार मीटिंग में आ जाओ, नहीं पौने 1 नहीं, पौने 12, एंड 12:30 आई वॉज इन मीटिंग, 12:30 आई वॉज इन मीटिंग। यस, रिस्पॉन्सिवनेस। सर अनुसया इस पे पूरा गुड गवर्नेंस चलता है, गुड गवर्नेंस स्क्वायर चलता है। क्या चलता है? गुड गवर्नेंस स्क्वायर चलता है यहाँ पे। यस सर। ऐसा क्यों चलता है? क्योंकि आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हो, आप जाके फ्यूचर में कंट्री को चलाओगे,
तो आपको क्या करना है आगे जाके? गुड गवर्नेंस करना है। एंड अगर आपको गुड गवर्नेंस करना है, इट्स नॉट जस्ट गुड गवर्नेंस अबाउट द कंट्री, आपको अपनी लाइफ में भी, अपने घर में भी जो डिसीजन है, घर चलाना, ये भी क्या है, अच्छे से चलाना है। तो गुड गवर्नेंस ही तो हुआ वो। अगर आप अपना चाहते हो कि आपके घर में सब कुछ बढ़िया रहे, तो क्या होना चाहिए? सबका पार्टिसिपेशन करो। लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी चलाते हैं। मम्मी से भी पूछो, पापा से भी पूछो, बीवी से भी पूछो, बच्चों से भी पूछो, सबसे पूछो कि भाई क्या चाहिए, जिसको जो कुछ भी चाहिए दो। क्यों? क्योंकि अच्छा राजा कब होगा? जब प्रजा की खुशी में राजा की खुशी होगी। यस। तो इसको कंट्री में भी इंप्लीमेंट करना है, अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है। अंडरस्टूड? 4 पॉइंट्स याद हुए क्या क्या? पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड उसके बाद लास्ट में रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। टोटल 8 है, 4 मैंने याद करवाया ताकि आपको आंसर याद भी हो जाए। मैं चाहता तो अभी फट से एक स्लाइड दिखा के आगे भी बढ़ सकता था, पर मुझे पता है आपको याद ही नहीं कर पाओगे। याद करना है इनको एज इट इज। अगर वर्ल्ड बैंक की बात आए तो क्या क्या है? वर्ल्ड बैंक की बात आए तो लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, कंपीटेंस एंड रेस्पेक्ट ऑफ लॉ है। वो क्या बोलता है? रेस्पेक्ट ऑफ लॉ। एंड यूएन क्या बोलता है? पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, देन अकाउंटेबिलिटी, एंड देन रेस्पॉन्सिवनेस। अभी 4 बताएं, अभी 4 और है, 4 और पढ़ने। यस, रेडी? चलो सर। तो सर 4 और क्या बताया? 4 ये चीज उसने बताई। चौथा है ना, पहला क्या है आपके पास सर? पहला है पार्टिसिपेशन। यस सर, इंडिया में है, बिल्कुल है। दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। चलो सर, पांचवा क्या होना चाहिए आपके पास? पांचवा आके कोई भी डिसीजन आप इस कंट्री में लेते हो, है ना, यहाँ पे कुछ भी इंडिया को करना है, तो गवर्नमेंट क्या अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकती है क्या? नहीं सर। कोई भी बिल पास कराना हो तो लोकसभा, राज्यसभा, उस बिल में फिर वोटिंग होती है। सर वोटिंग मतलब, वोटिंग का मतलब सब कुछ आपके पास कंसेंसस ओरिएंटेड होता है। सब कुछ कैसा होता है? कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉपर। सर ये तो कुछ ही लोग मिल करके वोट करते हैं बेटा, उन कुछ लोगों के अंदर तुम्हारा वोट भी होता है, क्योंकि उनको चुन करके तुमने भेजा है, वो वहां पर तुमको रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंसेंसस ओरिएंटेड आपके पास यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन, सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। यस सर, हम इसको भी जो है वो याद कर लेंगे। फिर क्या होना चाहिए उसके बाद? देखो आपके पास इक्विटी होनी चाहिए, एंड सबका, सबका साथ सबका विकास। इंडिया करता है कि नहीं करता? सबका साथ सबका विकास मतलब इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, सबकी इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। यस, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास इंश्योर करोगे, सारे के सारे ग्रुप, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, वल्नरेबल, सब के सब जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास यहाँ पे आने चलने चाहिए। उसके बाद अगर तुम कोई भी पॉलिसी बनाओ और वो इफेक्टिव ही नहीं है, तो क्या कोई गुड गवर्नेंस होगा क्या? नहीं सर। तो इस वजह से उसकी इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। यस। एंड ऐसे नहीं कि सर एक डाला और 1.5 बन गया, नहीं बेटा, 1 का 100 बनना चाहिए। मतलब एफिशिएंट भी होना चाहिए सिस्टम, एफिशिएंसी भी आपके पास यहाँ पे हाई होनी चाहिए। एंड 8th पॉइंट, ऑब्वियसली द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। अच्छा हुआ तो गवर्नमेंट, बुरा हुआ तो गवर्नमेंट। और इसीलिए जब भी कोई भी गवर्नमेंट हारती है ना, जब भी कोई भी गवर्नमेंट बुरा करती है, नो डाउट हमने उसको चुना है, बट हम कभी ये नहीं कहते कि हमने इंडिया की इस बार जो है डिसीजंस अच्छे नहीं लिए या कुछ भी। हम क्या कहते हैं? सरकार ने गलत किया। सो चुन के बिठाया उनको हमने ही है, बट आज भी अकाउंटेबिलिटी हम किसकी मानते हैं? सरकार की मानते हैं। तो अगर ये सारे फैक्टर्स अगर आपके पास यहां पे होते हैं, तो उसको बोला जाता है गुड गवर्नेंस। क्लियर? सो अब अगर आपसे यहां पे पूछे कि गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या है, तो आंसर्स लिख पाओगे ना? गुड गवर्नेंस में ये मत लिख देना कि सर अगर सरकार ने सब कुछ अच्छा किया तो हम उसको गुड गवर्नेंस बोल देंगे, और अगर बुरा किया तो बैड गवर्नेंस बोल देंगे। यस, जो अभी से आधे घंटे पहले आपकी डेफिनेशन थी कि सर हम समझ गए सर, गवर्नमेंट डिसीजन लेके उसको गवर्नेंस बोलते हैं, अच्छा डिसीजन लिया तो गुड गवर्नेंस, बुरा डिसीजन लिया तो ओहो गुड बैड गवर्नेंस हो गया। नहीं, देयर आर फैक्टर्स जहां पर हम डिसाइड करते हैं। सो अगर आपसे पूछे कि इंडिया में गुड गवर्नेंस है कि बैड गवर्नेंस है, अगर आपसे मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में गुड गवर्नेंस है या बैड गवर्नेंस है, तो क्या बताओगे?
इंडिया में गुड गवर्नेंस है। कैसे? सर देखो, वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि अगर गुड गवर्नेंस है तो ये चार फैक्टर्स होने चाहिए। तो क्या ये चार फैक्टर्स हैं? हाँ सर है। पर आपके कहने से कौन मानेगा? आपके कहने से कौन मानने वाला? तो सर क्या कैसे मानेंगे? आपको ऑब्वियसली उन सब के साथ में एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। यस। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सर यहां पे सब कुछ कंसेंसस ओरिएंटेड होता है, कैसे होता है बताओ? कैसे होता है कि सर कोई भी बिल होता है तो उसको लोकसभा में राज्यसभा में पास कराना पड़ता है, पॉलिटी में पढ़ा है ना हमने? यस। फाइनेंशियल बिल होता है तो वो कैसे पास होता है आपके पास? अगर कोई ऐसा सा रूल है, अगर कोई ऐसा बिल है जो फेडरल स्ट्रक्चर को अगर इंपैक्ट करता हुआ होता है तो उसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन आपके पास होता है। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स लिखना है। यस। यस। एग्जांपल्स लिखना है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो आप? अच्छा, रूल ऑफ लॉ है यहां पे। किसको पता रूल ऑफ लॉ है? हाउ विल यू बैक इट? इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, कैसे बताओगे? बताओ। से सर यहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन है। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम जाके पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं? बताओ कैसे हुआ? यस, राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन आपसे एक जनरल पूछा। पार्टिसिपेशन, हाउ डू यू क्लैरिफाई कि इंडिया में पार्टिसिपेशन है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी देखो। ग्राम सभा के अंदर सब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है कि नहीं होता है? इंडियन पॉलिटी। यस। ग्राम सभा में सब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है कि नहीं होता है? यस सर, बिल्कुल पार्टिसिपेशन होता है। तो वहां पे पार्टिसिपेशन को आपको जस्टिफाई करना है। अगर आपने जस्टिफाई नहीं किया ना, अगर देखो सिंपल है, आपसे गुड गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले गवर्नेंस की डेफिनेशन लिखी। गवर्नेंस की डेफिनेशन बनने के बाद गुड गवर्नेंस क्या होती है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक क्या कहता है 4 पॉइंट्स, यूएन क्या कहता है 8 पॉइंट्स लिखे। फिर जस्टिफाई करना है उन सारे पॉइंट्स को कि इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है। एंड दैट इज वाई वी कंक्लूड कि इंडिया में गुड गवर्नेंस है। करेक्ट। अब एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स आप जब रेगुलर न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तब आपको आएंगे। सर हम कहाँ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सर, हमारे पास इतना कहाँ टाइम है सर, हमको यूपीएससी के लिए तैयारी करना है, नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज आ जाती है हमको वो देखनी होती है। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम इतने बिजी हो तो देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लिख करके लेके आ गया हूँ। वाह सर, आप संडे को क्या कर रहे हो? पेपर भी हमारी जगह आप ही क्यों नहीं लेके आ जाते? यस बेटा, बस यही तो करना जिंदगी में बाकी रह गया। तो अगर पार्टिसिपेशन समझाना है तो क्या एग्जांपल है कि सर ग्राम सभा पंचायती राज में यहां पे लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। माई गवर्नमेंट पोर्टल है यहाँ पे आपके पास, जो भी पॉलिसीज वगैरह आपके पास यहाँ पे होती है उसके ऊपर आप अपना फीडबैक दे सकते हो, आप अपने आइडियाज यहाँ पे दे सकते हो। रूल ऑफ लॉ कैसे जस्टिफाई करोगे कि सर यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जब मर्जी आए इंटरवीन कर लेता है। यस। इसलिए यहां पर क्या है, रूल ऑफ लॉ है कि सरकार ना सर अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। अगर सरकार कुछ भी करती है तो फट से यहां पे सुप्रीम कोर्ट आपके पास आ जाता है। क्या ट्रांसपेरेंसी है क्या? हाँ सर। आपने देखो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह आपके पास यहाँ पे होता है, सब्सिडीज वगैरह आपके पास यहाँ पे होती है, उन सब में ट्रांसपेरेंसी आपके पास यहाँ पे होती है। गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस बना रखा है आपके पास यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है सारी की सारी मिनिस्ट्रीज के लिए आपके पास यहाँ पे। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपके पास यहाँ पे। क्या रेस्पॉन्सिवनेस आपके पास यहाँ पे है? यस। क्या रेस्पॉन्सिवनेस है आपके पास यहाँ पे? हाँ सर। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेस, ये रिड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम्स आपके पास यहाँ पे बन रखे हैं। करेक्ट। जैसे ही आप कुछ भी आप कंप्लेन करते हो गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे रेस्पॉन्स करती है। जन धन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी आपके पास ये है। क्विक फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह आपके पास है, कोविड-19 वगैरह आपके पास हुआ। कंसेंसस ओरिएंटेड सब कुछ, जीएसटी काउंसिल वगैरह आपके पास होती है, नीति आयोग वगैरह आपके पास यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। इक्विटी इंक्लूसिवनेस है क्या? हाँ सर, रिजर्वेशन दे रखा है ना हमने। कितनी सारी स्कीम लेकर के आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम उज्ज्वला योजना वगैरह, ये सारी हम स्कीम्स वगैरह लेकर के आ जाते हैं। इस वजह से इक्विटी भी है, इंक्लूसिवनेस भी है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है क्या? हाँ सर, डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हमने लगाए हैं। फास्टैग वगैरह एफिशिएंट बनाने के लिए, कि रोड ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए फास्टैग सिस्टम हम लोग यहाँ पर लेकर के आए है ना। इंप्रोवाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? हाँ सर। सोशल ऑडिट्स होती है आपके पास यहाँ पे मनरेगा के अंदर, तो अकाउंटेबिलिटी भी है आपके पास। परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग आपके पास यहाँ पे होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपके पास यहाँ पे। तो ये क्या है, ये अकाउंटेबिलिटी आपके पास यहाँ पे है। और ये जितने भी मैंने यहाँ पे स्कीम्स लिखे हुए हैं इन सब को लेकर के आपके पास एमसीक्यूज एंड इन पॉइंट्स को लेकर के आपके पास मेंस के अंदर क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। इन सब को लेकर के आपके पास यहाँ पे मेंस के अंदर क्वेश्चंस वगैरह जो है आपके पास यहाँ पे आता है। करेक्ट, यस सर। तो आज के बाद कभी भी अगर तुम इस तरीके की न्यूज यहाँ पे आप देख लो तो वो आपको न्यूज पढ़ ली है।
सर कैसी न्यूज? कि उत्तर प्रदेश 3 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एक 8 UNDP टॉप 10 लिस्ट। सर ये सब क्यों कर रहे हैं ये इनको बोलो ना सर, कुछ बढ़िया काम करे। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको जस्टिफाई करना है कि इंडिया में गुड गवर्नेंस होती है। इनको जस्टिफाई करना है। इस वजह से ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स वगैरह आपके पास यहाँ पे चलाए जाते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये क्या प्रोग्राम्स हैं। इनको लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चनिंग जो है वो आती है। अब आप यहाँ पे ना ये एक मैं आपको एक न्यूज बताना चाहता हूँ। ठीक है? हम एक न्यूज पढ़ेंगे कि सर देखो गुड गवर्नेंस क्या होती है, इसका पूरा आंसर मैंने बता दिया ना। लिख लोगे? करेक्ट। गुड गवर्नेंस के सारे पॉइंट्स भी मैंने बता दिए, और उसके साथ गवर्नमेंट ने के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम उन पॉइंट्स को बैकअप कर सकें, मैंने वो भी सारा लिख दिया है। करेक्ट। अब इसके बाद पता है इसमें क्या बाकी है? कि तुम्हारी जगह एग्जाम में जाके मैं देके आऊं, और कुछ बाकी नहीं है। यस। चलो। अब मैं ना आपको बताऊंगा, देखो न्यूज कैसे पढ़ना है इसके अंदर, और कैसे न्यूज से आपके पास यहां पर आगे की तरफ हमारे पास चीजें जो है वो चलती है। करेक्ट। यस। अब एक न्यूज पढ़ेंगे। तो क्या हुआ था जब मोदी जी का आपके पास यहाँ पे कहते हैं ना, मोदी जी जब आपके पास इलेक्ट हुए, तो उसके बाद सबने देखा ना कि कैसा गवर्नेंस चला रही है, देश कैसा चला रही है। तो हर साल आपके पास यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर, जब गवर्नमेंट के साल पूरे हो रहे होते हैं ना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो उनका लेखा जोखा पूरा अखबार में छपता है। और क्या हमको वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं? यस, हमको वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं। और उसी आर्टिकल से आपका हमेशा मेंस का आंसर लिखा जाएगा। उस आर्टिकल में जितनी चीजें आती है उन सब से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे? दिखाता हूं। करेक्ट। रेडी? तो मैं एक आर्टिकल के थ्रू आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी, और हमारा सब्जेक्ट भी आगे पूरा न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग इसी तरीके से चलेंगे, और आप देखोगे कैसे वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। करेक्ट? रेडी सब लोग? रेडी? एक्साइटेड? चलो देखो। तो एक बार ना आपके पास यहाँ पे न्यूज छपी। क्या न्यूज न्यूज छपी आपके पास यहाँ पे? एक ओपिनियन आपके पास यहाँ पे आती है। हाउ मोदी गवर्नमेंट डिफाइंड अ डिकेड ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। कैसे जो है इन्होंने आपके पास यहाँ पे जो है वो डिफाइन किया। अब क्या ये सर मेंस का क्वेश्चन हो सकता है? हो भी सकता है। अब ना इसको पढ़ते हैं, और ना यहाँ पे आप लोग देखो कि कैसे आपके पास मेंस के अंदर क्वेश्चंस हमको यहाँ पे जस्टिफाई करने हैं, कैसे आपके पास यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आपके पास क्वेश्चंस जो है वो जस्टिफाई करना है। तो देखो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। सो December 25 ईयर वॉज डेजिग्नेटेड एज गुड गवर्नेंस ईयर। सर ये December 25 ही क्यों चुना? क्योंकि उस टाइम में आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी जी का शायद हैप्पी बर्थडे आता है। उस वजह से जो है आपके पास यहाँ पे इनके लिए चुना गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जी की याद में जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाया इट, हाँ है ना, टू पे ट्रिब्यूट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके लिए जो आपके पास यहाँ पे मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। करेक्ट। सो December 25 was designated as a good governance day by Prime Minister Narendra Modi in 2014. The day has since become an occasion of the country to pay tribute to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, while also appreciate the strides the nation is taking towards ensuring good governance. But what is the need of having a special day dedicated to good governance? Simply put, the Modi government's goal was to पॉपुलराइज द नोशन, कि हमको इस नोशन को क्या करना है? पॉपुलराइज करना है कि हम यहाँ पे गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, ताकि जनता के अंदर आप देखते हो ना, जनता ही मानने लग जाए कि यार गुड गवर्नेंस डे मन रहा है, इसका मतलब गुड गवर्नेंस हो रहा है। तो सबके अंदर हो गया ना, हाँ मोदी गवर्नमेंट बढ़िया है। एजेंडा है, मार्केटिंग है। ये सुनो क्या है? मार्केटिंग है आपके पास ये। समझ रहे हो? मार्केटिंग है ये। तो इस तरीके से चीजें आपके पास यहाँ पे चलती है। अब देखो यहां से एक एक करके क्वेश्चंस कैसे आपके पास पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इनका पूरा लिखा जोगा, इस आर्टिकल में सब कुछ लिखा जोगा कि इन्होंने क्या चीज करी, कैसे इन्होंने किया आपका। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ मोदी गवर्नमेंट आपके पास क्या है? इज द एबिलिटी टू डिलीवर गुड गवर्नेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया इन द रिमोटेस्ट एंड मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स। कि बिल्कुल ऐसी जगहों के ऊपर जहां पे कोई पहुंच ही नहीं सकता, वहां पर भी इन्होंने गुड गवर्नेंस को जो है पहुंचा दिया। सिंस 2014 द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू रीच द पीपल एंड एंश्योर लास्ट माइल डिलीवरी of schemes despite considerable challenges. The JAM Trinity, which has now metamorphosed into the India's tech, has played a crucial role in taking government most accessible to people and reducing bureaucratic tap. अब यहां पे सीधा एक वर्ड आ गया ना, जैम ट्रिनिटी। इसी जैम ट्रिनिटी को लेकर के आपके पास क्वेश्चंस आ जाता है। इसी जैम ट्रिनिटी को आपके पास यहाँ पे लेकर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर मैं कैसे मान लूं कि जैम ट्रिनिटी को लेकर के क्वेश्चन आता है? ये देखो ये आ गया, ये देखो ये आ गया आपके पास। प्रीलिम्स 2016 के अंदर आपके पास जैम ट्रिनिटी को लेकर के क्वेश्चन था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैम ट्रिनिटी समटाइम्स मेंशन इन न्यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। क्या क्या चीजें गवर्नमेंट है? पहले पॉइंट क्या है? इट विल इंक्रीज द सब्सिडी बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट।
सेकंड क्या है, इट विल बेनिफिट द पुअर एंड द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। थर्ड क्या है, इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी इन डिलीवरिंग ऑफ द वेलफेयर सर्विसेज। सर ना आप ना मजाक कर रहे हो, मैंने अभी तक जैम ट्रिनिटी पढ़ाई नहीं है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर दूं? बेटा जस्ट दिमाग से, जस्ट दिमाग से। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना जैम ट्रिनिटी क्या है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आर्ट, कि हम कुछ नहीं जानते ना, फिर भी हमको यूपीएससी में क्वेश्चंस हमको किस तरीके से करने हैं, ये हमको यहां पे सीखना है। करेक्ट, देखते हैं। तो समझते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहां पे किस तरीके से जो है वो निकालेंगे। सबसे पहले समझो फर्स्ट पॉइंट, रूल क्या होता है जबकि कभी भी हम किसी भी एमसीक्यू को आंसर कब करते हैं? सर टिल द टाइम मैं 50-50 तक ना पहुंच पाऊं, तब तक हमको कभी भी उसका आंसर नहीं करना है। अब 50-50 तक पहुंच रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट विल इंक्रीज। सबसे पहले तो देखो करेक्ट पहुंचाना है इनकरेक्ट, आपको करेक्ट आंसर्स पहुंचाना है, ठीक है सर। पहला पॉइंट, इट विल इंक्रीज द सब्सिडी बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। सर अगर गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी का बर्डन बढ़ गया तो काहे का गुड गवर्नमेंट? तो पहला पॉइंट तो गलत है ना सर, पहला पॉइंट गलत है। सर पहला पॉइंट गलत है, पहला पॉइंट गलत है, पहला पॉइंट गलत है। सर आगे के पॉइंट ना भी पढ़ो तो भी हम कह सकते हैं दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड अगर दूसरा अगर देखो कि इट विल बेनिफिट द पुअर एंड द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी इन डिलीवरी, यस सर ये तो करेगा ही, ये तो करेगा ही। सो 2 और 3 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो सर ये जैम ट्रिनिटी आपके पास यहाँ पे क्या होती है? जैम ट्रिनिटी आपके पास यहाँ पे क्या होती है? जैम ट्रिनिटी आपके पास बेसिकली है जन धन आधार एंड मोबाइल। जन धन आधार एंड मोबाइल, इन तीनों को आप यहाँ पे देखते हो ना कि इनको कनेक्ट किया गया है, इन सबको कनेक्ट कर दिया है, इन सबको आपके पास यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो सर जनधन क्या है? ये तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है विच इज फोकसिंग ऑन ओपनिंग बैंक अकाउंट, के सबके पास आपका बैंक अकाउंट होना ही चाहिए जिससे कि आपको फाइनेंशियल एक्सेस मिल जाए। फिर क्या किया, उसको आधार से लिंक कर दिया, उसको आधार से आपके पास यहाँ पे लिंक कर दिया। आधार की वजह से क्या हो जाता है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है आपके पास, और फिर मोबाइल ले लिया आपके पास ताकि आप इन सब चीजों को एक्सेस कर सको। और इसके थ्रू आपको किसी भी तरीके के कोई भी बेनिफिट पहुंचाने हो आपको पहुंचाए जा सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यस, अगर आपके पास अकाउंट नहीं होता, अगर आपके पास जनधन अकाउंट कोई भी बैंक अकाउंट नहीं होता, तो क्या आपको वो जो फाइनेंशियल एड पहुंचानी थी वो पहुंच पाती क्या? नहीं। अगर आधार कार्ड आपका लिंक नहीं होता तो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते थे क्या क्या मेरे को करिश्मा को पैसा भेजना है, पर करिश्मा का अकाउंट कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए ना। करेक्ट, एंड हाउ करिश्मा विल नो कि मेरे पास पैसे आ गए? बाय मोबाइल नोटिफिकेशंस। तो इन तीनों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसको बोलते हैं जन धन है ना, जेटीएम ट्रिनिटी है। करेक्ट, इसको बोलते हैं आपके पास यहाँ पे जाम ट्रिनिटी। ये ध्यान रखना, इसको लेके पूछते हैं जैम ट्रिनिटी क्या है। ये क्वेश्चन आता है जैम ट्रिनिटी, समझ ही नहीं आता किसी को कि सर ये क्या हो सकता है। जनधन आधार एंड मोबाइल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इनकी तिकड़ी, इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। इन दिनों की तिकड़ी, ये जो त्रिमूर्ति बनी है, इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। करेक्ट, इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। हो जाएगा अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो। गुड वन सर। तो इसके थ्रू क्या क्या होगा सर? ऑब्वियसली आधार कार्ड के थ्रू आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, बैंक का एक्सेस ले सकते हो, कनेक्टिविटी मिल गई है मोबाइल फोन की वजह से, एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके पास यहाँ पे हो जाता है। इम्पैक्ट क्या क्या है? तो इसकी वजह से देखो सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके पास आ गया, ट्रांसपेरेंसी है, एंड एम्पावरमेंट आपके पास यहाँ पे है कि सर डिजिटल इंडिया हो जाएगा वगैरह ये सब। तो अगर जैम ट्रिनिटी को भी लेकर के अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे लिख देने हैं। क्लियर? उसके बाद आप देखो आगे ना, इसको अगर आप यहां पे पढ़ते हो, चलो पहले तो नीचे वाला पढ़ते हैं इसका, है ना, इसका नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। The host of facilities are now offered on the digital portal medium, and governance itself makes the dashboards. ठीक है, with no less than PMO tracking development across the nation with such dashboards. The center in fact even accesses states performance under the good governance index, कि सेंटर ना खुद भी ना परफॉर्मेंस ट्रैक करती है आपके पास यहाँ पे। कैसे ट्रैक करेगी? गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाल करके आपके पास यहाँ पे। तो सर मतलब जीजीआई से क्वेश्चन आता है, यस, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अभी ये क्वेश्चन आ गया कि ये इंडेक्स है। अब ऑब्वियसली अगर इंडेक्स है तो उसके सर्टेन पैरामीटर्स भी होंगे, तो ध्यान रखना इसके टोटल 10 पैरामीटर्स होते हैं। इसके टोटल ये क्या करता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अभी ऐसे मत सोचना कि सर हवा में पढ़ा रहे हैं, अभी आगे लिखा हुआ भी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या करा जाता है, ओवरऑल कंट्री को 3 पार्ट में बांट देते हैं।
ठीक है, 3 पार्ट में बांट करके उसको 10 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हर स्टेट को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर गुड गवर्नेंस के भाई किसने अच्छी रैंकिंग करी है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर टैक्स बेनिफिट्स वगैरह, और आपके पास यहाँ पे अदर बेनिफिट्स जो हम लोगों ने इकोनॉमी के अंदर पढ़ रखा है ना, कैसे एक गवर्नमेंट को किसी स्टेट को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एड्स और आपको फायदे पहुंचाए जाते हैं, वो सब इनके बेसिस के ऊपर बाद में आपको पहुंचाए जाते हैं। तो ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पे होता है। सो इंडिया नाउ boasts a वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे है। दिस हैज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन ensuring गुड गवर्नेंस वेयर पीपल डू नॉट हैव टू ऑसिलेट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। कि पहले सर बार बार ना सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही काटने पड़ते थे, बट अब ना ऐसा आपके पास यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। हमारे पास गवर्नमेंट पोर्टल है जिसके ऊपर आप सब कुछ देख सकते हो कि मेरी कंप्लेन हुई कि नहीं हुई, मेरी कंप्लेन को सुना कि नहीं सुना, उसके ऊपर कुछ डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ, या मेरा कागज कहाँ तक पहुंचा है। सब कुछ आप जो है यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो सर, गुड वन सर। आगे आप यहाँ पे इसी आर्टिकल को, ये जो है ना उसी सेम आर्टिकल का ही आप ना आगे यहाँ पे देखना लिखा हुआ है। अब देखो इस आर्टिकल की ब्यूटी समझना, इस आर्टिकल की ब्यूटी समझना, देखना। टेक फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बारे में बात करी गई है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑन टॉप ऑफ विच सेवरल गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स आर रीचिंग द पीपल ऑफ इंडिया, in which it was in 2015 that the center decided to go big with the open source software and announce a policy to encourage its use in government applications। क्या हुआ कि सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके पास बनाए गए, 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम इसका खूब सारा यूज में लेंगे ताकि हम लोगों तक आपके पास यहाँ पे पहुंच सके। और इन सबके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके चलते डिजी लॉकर बनाया, आयुष्मान भारत स्कीम लगाई, ला पाई आपके पास, दीक्षा है, आरोग्य सेतु है, कोविन है। ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे जो है वो बिल्डअप करके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वर ऑल बिल्ट ऑन दी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। The role Arogya Setu and Covin in particular played during the height of COVID-19 pandemic tells us that we have come quite for a nation in terms of digital public infrastructure। ठीक है, इसको छोड़ो, बट ये पॉइंट समझ में आया ना। देखो न्यूज़पेपर में डायरेक्टली लिखा हुआ है वर ऑल बिल्ट ऑन दी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। और ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है ना। लोगों को प्लीज समझना, लोगों को लगा था बड़ा तुच्छा पॉइंट है ये कोई याद रखता है क्या। और यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा। जब यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा ना, तो लोग ऐसा समझ लगे क्या टेक्निकल यूपीएससी तो पूछने लग गया, ये तो यूपीएससी को नहीं पूछना चाहिए था, आप लोगों से एस्पिरेंट्स की बात थी। बट आप ये सोचो, यूपीएससी टेक्निकल नहीं पूछ रहा है, यूपीएससी आपसे वो चीज पूछ रहा है कि गवर्नमेंट किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। साफ तौर के ऊपर गवर्नमेंट खुद चीख चीख करके कह रही है कि हम ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और यूपीएससी ने बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्लोजली मॉनिटर करते होते हैं तो आप उस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। सर हमको ऐसे माने क्वेश्चन, ये देखो ये रहा क्वेश्चन। जस्ट समझो कितना आसान सवाल है। जैसे ही वो न्यूज पढ़ी, अब ये क्वेश्चन करना आपके पास कितना आसान है। इस क्वेश्चन को देखो, 2022 के अंदर आया था आपके पास यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल लॉकर और दिशा। विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये क्वेश्चन ना उस टाइम में लोगों ने टफ समझा था कि सर टफ क्वेश्चन पूछ लिया है। व्हाट इज द आंसर, से व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर है इसका, एबीसीडी में से क्या आंसर है, लिखिए जल्दी से। अभी भी देखो अवनी जोशी बी कैसे कह रहे हो भाई, अभी भी तो पढ़ा था। हाँ, सब कुछ ओपन सोर्स के ऊपर बना हुआ है, चारों के चारों बने हुए हैं। डी इज द आंसर। यस, डी इज द आंसर। करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान सवाल है। और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो, आप इस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे, अदरवाइज आंसर नहीं कर सकते। यस, डन। और ये आपको कहां से आएगा, जब गवर्नमेंट का वो पढ़ोगे ना पूरा, कि गवर्नमेंट ने इस साल, ये पूरा आर्टिकल जब कभी भी आए हमेशा पढ़ना है कि गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस को इनिशिएट करने के लिए इस साल क्या क्या किया है, अपनी गुड गवर्नेंस को जस्टिफाई करने के लिए। और क्या वहां से क्वेश्चन आते हैं, हाई पॉसिबिलिटी आता है। ऐसे पेपर को ट्रैक किया जाता है, क्या ऐसा चीजें आती है, पूछा जाता है। अब जब कभी भी आपको गुड गवर्नेंस के ऊपर आर्टिकल आए कि गवर्नमेंट का लेखा जोखा आ रहा है, पता चल गया ना, पढ़ना है वो आर्टिकल, उस आर्टिकल के नोट्स बनाने हैं। यस, पता चल गई ना ये बात। उस आर्टिकल में जो स्कीम्स आएगी वो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। यस, यस और नो। और जब आप गुड गवर्नेंस इंडिया में है या नहीं है, जब उस साल आंसर कर रहे होंगे, तो उस साल वाली स्कीम्स लिखनी होती है। करेक्ट।
तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। आई होप इस चीज को मैं जस्टिफाई जो है आपके पास कर पाया हूँ। तो देखो, और ऐसा ही एक सवाल नहीं है, सवाल ऐसे बहुत सारे आते हैं आपके पास यहाँ पे। ये देखो फिर से एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आया। With reference to India digital public goods, consider the following statement. The CoWIN platform has been offered as a digital public good globally. Diksha is built on Sunbird platform, which is an open source. And government in e-market, है ना, government e-market mandates all central government procurement to be via JAM. Which of these are correct? बताइए जल्दी से। Which of these are correct? आंसर करिए इसका जल्दी से। जस्ट प्लीज आंसर। अरे हर किसी का आंसर डी होगा क्या? सही है डी। ये देखो मानवेंद्र ने बी बोल दिया। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी अभी बोल दिया कि हर किसी का आंसर डी हो गया। यस सही। चलो, कोई ये कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोविन ग्लोबली नहीं था। मानवेंद्र क्या बात कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मोदी जी ने चीख चीख के कहा था। मोदी जी ने चीख चीख के कहा था ये। यस। मोदी जी ने चीख चीख के कहा था। सुनो देखो मोदी जी क्या कह रहे हैं। पीआईबी के ऊपर, पीआईबी पढ़ना होता है। पीआईबी पढ़ना होता है, उसके ऊपर आता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविन प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेड टू टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम 120 कंट्रीज, वन अर्थ वन हेल्थ। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ guiding India's humanitarian gesture. CoWIN is the crown jewel of one our digital platform initiatives. We have developed, आपके पास यहाँ पे, और इसमें और आगे देख लो क्या लिखा हुआ है। CoWIN to go global app will help fight virus, प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं। Address CoWIN global can conclave as India offered CoWIN platform as a digital public good to the world. यस, एज इट इज लाइन आती है एग्जाम में, एज इट इज लाइन आती है। यस। समझे? कहां से पूछा गया? पीआईबी से। तो करंट अफेयर्स में जब भी ऐसी चीजें आती है पढ़नी होती है। और कितना आसान, आप सोचो मैं बताऊं ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये तैयार करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें डेप्थ में जा चुके हैं। जो भी आपको आसान लगता है वो सब पूछ चुका है गवर्नमेंट, है ना, यूपीएससी। बट ये तो नया आ रहा है, इसमें तो फ्रेश टॉपिक्स पूछे जाते हैं। हमेशा पढ़ने चाहिए। ये सब्जेक्ट्स आपने कर लिए ना, यूं प्रीलिम्स निकलता है फिर। प्रीलिम्स किसका नहीं निकलता है? जो बार बार पॉलिटी रटता रहता है, बार बार ज्योग्राफी रटता रहता है, बार बार हिस्ट्री रटता रहता है, इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देता। यहां से इजी क्वेश्चंस आते हैं, यूं आंसर होता है। जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, आपको याद रहेगा ना, हाँ यार मोदी जी ने कुछ किया तो था। आप टिक कर दोगे, बस इतना याद होना चाहिए बस। करेक्ट। समझ आया? यस। सो इस न्यूज को अगर मैं यहां पर देखता हूं, अगर मेरे को ये न्यूज याद आती है, तो हम सीधा यहां पे क्या बोलेंगे कि यस सर, द कोविन प्लेटफॉर्म हैज बीन ऑफर्ड एज ए डिजिटल। यस, ये बिल्कुल सही है। दीक्षा इज बिल्ट ऑन सनबर्ड। सर सनबर्ड याद रखना जरूरी नहीं है, बट हमको पता है दीक्षा ओपन सोर्स के ऊपर बना हुआ है। यस। फिर गनवर्ड में ये जैम है। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे सब कुछ कैसा करने वाले हैं, डिजिटाइजेशन करने वाले हैं, तो ये भी सही है। सो 1 2 3 सब कुछ आपके पास यहाँ पे सही जो है वो हो जाता है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो डिजी लॉकर को लेकर के। करिए जल्दी से।
यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। अभी तक बहुत कम लोग आंसर कर पा रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं। आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि ए बोलना है कि 1 2 3 आंसर देना है। आधे लोगों को यही नहीं समझ आ रहा कि ए बोलना है कि 1 2 3 आंसर करना है। अरे भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स। प्रेजेंस ऑफ लाइफ माइंड मैटर्स। देखो, अगेन सबसे पहला रूल क्या होता है हमारा सर, जब तक हम 50-50 नहीं पहुंच जाते तब तक हमको आंसर नहीं करना है, तो 50-50 पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, विच अमंग द फॉलो द फीचर्स ऑफ डिजी लॉकर, कि डिजी लॉकर के फीचर्स कौन से हैं। करेक्ट ऑप्शन हमको पहचानना है, ठीक है। आप देखो, इट प्रोवाइड्स क्लाउड स्टोरेज फॉर इंडियन सिटीजन टू अपलोड कॉइन डॉक्यूमेंट्स। सर बिल्कुल सही बात है, हमारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे, तो ए स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ए स्टेटमेंट सही है। अगर ए स्टेटमेंट सही है तो बी एंड सी ओनली, ये तो नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। थ्री तो नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्स इश्यूड विद डिजी लॉकर बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर कंसिडर्ड इक्वल टू ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इट वॉज डेवलप्ड एंटायरली एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विद नो यूज ऑफ, अरे सर कैसी बात कर दी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है सर। अब देखो, सर सी गलत है, सर सी गलत है, सर ऑल ऑफ द अबव में तो सी आता है, सी गलत है। ए बी एंड डी इज द ओनली करेक्ट आंसर। यस, इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया फॉर पेपरलेस गवर्नेंस, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट कर सकते हैं, समझ आया किस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से। अभी अभी लेक्चर लंबा है ना, अभी लेक्चर लंबा है, अभी सोने की कोशिश मत करना, जाना मत कोई भी, अभी लेक्चर लंबा है। करेक्ट, मैंने कहा ना अब लेक्चर्स आपके बड़े होंगे। डन यहां तक, समझ आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे आपके पास इस तरीके से, आप देखो कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं ये, बट आप इसको आंसर तभी कर पाओगे जब आपने ये एक बार एटलीस्ट पढ़ रखा होगा। करेक्ट, एंड आपको समझ होगी कि ये वाली चीज को यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। अगर इस आर्टिकल को आर्टिकल समझ के पढ़ लिया तब तो कोई फायदा नहीं है, इस आर्टिकल को यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आती है कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है आपके पास यहाँ पे। करेक्ट, सो ये सब आपके पास यहाँ पे होता है। फिर आपके पास देखो उसी आर्टिकल के अंदर उमंग करके, उमंग को लेके बात करी गई थी, है ना। देखो ये रहा ये आर्टिकल, ये रहा, और यहीं पे आप नीचे आर्टिकल में देखते हो ना, उमंग को लेकर के आपके पास वापस बात करी गई है, ठीक है। और क्या सर उमंग को लेके क्वेश्चन आता है, बिल्कुल उमंग ऐप को लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। फिर से अभी आपके पास एक उमंग ऐप है, आपके पास क्या चीज है ये, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये आपके पास होता है, ठीक है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोबाइल ऐप एंड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ सिंगल पॉइंट एक्सेस फॉर ओवर 20,000 सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। इन सब के लिए, जैसे कोई बिल पेमेंट वगैरह करना है, इन सब के लिए ना आपके पास यहाँ पे ये क्या करता है, एक ऐप आपके पास यहाँ पे बनाई गई है। किस किसने बनाई, तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मिति ने आपके पास यहाँ पे बनाई है विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इसके साथ मिलकर के इन्होंने आपके पास यहाँ पे बनाया है। और देखो कितना आसान सवाल आपके पास यहाँ पे पूछा जाता है, कितना आसान सवाल वापस यहाँ पे, कि उमंग एम्स टू बिल्ड अ कॉमन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट सिंगल पॉइंट एक्सेस फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। सर बिल्कुल सही बात है, एंड इसको किस किसने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी सही है सर, ये भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है अगेन, कितना आसान क्वेश्चन है। यस, कर सकते हैं। डन। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ये तो हुई प्रीलिम्स की बात, ये तो आपके पास यहाँ पे होती है प्रीलिम्स की बात में। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आते हैं गुड गवर्नेंस को लेकर के चार मेन पिलर्स, कि अगर यहाँ पे आपको गुड गवर्नेंस अगर आपको करना है ना, तो आपके पास यहाँ पे मेन चार पिलर्स होने चाहिए। सबसे पहला क्या, इथॉस आपके पास होना चाहिए ऑफ सर्विसेज टू द सिटीजन, कि राजा का जो दिमाग होना चाहिए वो हमेशा किसकी तरफ होना चाहिए, अपनी प्रजा की तरफ होना चाहिए, कि मेरे को अपनी प्रजा को सर्व करना है, क्या करना है, मेरे को अपनी प्रजा को जो है वो सर्व करना है। ये हमेशा राजा का दिमाग आपके पास होना चाहिए, राजा का माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए। फिर राजा के अंदर एथिक्स होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एंड अपने रूल के अंदर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आपके पास होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए आपके पास, एंड एफिशिएंसी भी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। इसको ये पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हो, तो एज पर एआरसी अगर हम लोग देखें, एआरसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि गुड गवर्नेंस किसको बोलेंगे, तो वही जो आपको यूएन ने जो आपके 8 पॉइंट्स बताए थे, वही 8 पॉइंट्स आपके पास एआरसी ने भी जस्ट ऑर्डर बदल करके लिख दिए,
और उनकी जगह वो नहीं होते पर्यायवाची शब्द, तो अपने पर्यायवाची शब्द उन्होंने लिख दिए हैं। बाकी पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे भी सेम है। तो अगर आपसे गुड गवर्नेंस क्या होती है इसके बारे में अगर आपसे पूछे तो आप किस किस को बोलोगे? चार कंपोनेंट्स वर्ल्ड बैंक के क्या क्या है? लेजिटिमेसी, और अकाउंटेबिलिटी, और कंपिटेंस, एंड रेस्पेक्ट ऑफ लॉ। प्लीज ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक ने बोला है रेस्पेक्ट ऑफ लॉ। उसके बाद 8 कंपोनेंट आपको यूएन के बताने हैं। उसके बाद उन्हीं 8 कंपोनेंट को सेकंड एआरसी रिपोर्ट का भी लिखना है। अब बताओ, जब ऐसा लिखोगे और फिर इन सारे पॉइंट्स को गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उसके दो दो एग्जाम्पल साथ में लिख दोगे, तो बेस्ट मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसे लिखना होता है यूपीएससी के मेंस का आंसर। यस, ऐसे आपको मेंस का आंसर जो है वो लिखना होता है। सो यहां पर आपके पास वापस सेम, एआरसी ने भी आपके पास सेम पॉइंट्स बोले हैं कि सर पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होनी चाहिए, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। सर बस पर्यायवाची सब लिख दिए, थोड़े बहुत इधर उधर बता दिया, और उसके बाद सेकंड एआरसी ने भी गुड गवर्नेंस के यही 8 मेजर कंपोनेंट्स आपके पास बताए। तो सर क्या ऐसा होता है? हाँ होता है। आपने अगर बिहार के अंदर अगर आपने देखा हो ना, ये भी एक आपके पास एग्जांपल है। बिहार गवर्नमेंट ने आपके पास यहाँ पे क्या करा था, उन्होंने आपके पास, ए लालू भैया, यस सर, उन्होंने आपके पास यहाँ पे जानकारी आरटीआई बनाई थी। जानकारी करके आपके पास उन्होंने एक पोर्टल बनाया, जानकारी। इस जानकारी के थ्रू आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि आप सीधा कॉल करो, और कॉल करके आप अपना राइट टू इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे अपना प्रोसीड कर सकते हो। कॉल करके, ये आपके पास जानकारी ऐप होती है। किसने बनाया? बिहार वालों ने बनाया। बिहार वालों ने आपके पास यहाँ पे बनाया। तो ये भी आप वहां पे जो है वो कोड कर सकते हो। फिर क्या होता है आपके पास गुड गवर्नेंस के लिए आपके पास पार्टिसिपेटरी, बोला ना आपके पास यहाँ पे कि सर पार्टिसिपेटरी चीजें होनी चाहिए। अब पार्टिसिपेटरी चीजें अगर आपके पास यहाँ पे होगी, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए आपके पास यहाँ पे? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैसा? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब सर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए? तो ये प्रिंसिपल्स लिख रखे हैं कि सर उसमें रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेकिंग इंस्टीट्यूशंस वाइब्रेंट, रेस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल, डिसेंट्रलाइजेशन आपके पास यहाँ पे जो है वो होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए, एथिक्स होना चाहिए गवर्नेंस में, प्रोसेस रिफॉर्म्स होने चाहिए, एंड पीरियोडिक एंड इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए कि जो गवर्नेंस आपके पास चल रहा है वो किस तरीके का चल रहा है। तो 25 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? गुड गवर्नेंस डे जो है आपके पास यहाँ पे मना लेते हैं। डन। फिर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है आपके पास यहाँ पे। ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स आप यहाँ पे देखते हो तो इन टोटल 10 कंपोनेंट्स को आपके पास यहाँ पे जो है वो देखता है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक यूनिफॉर्म टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्या हो गया इसको, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को इनको हम 3 ग्रुप के अंदर बांट देते हैं। एक बड़े बड़े स्टेट्स, फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, और एक हिली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। आप ना नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरी, हिल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इस 3 ग्रुप के अंदर बांट देते हैं। फिर 3 ग्रुप के अंदर बांट करके फिर इनको आपके पास यहाँ पे इवेल्युएट जो है आपके पास यहाँ पे किया जाता है। तो जब इवेल्युएट करोगे तो 8 कंपोनेंट्स कौन कौन से, सॉरी 10 कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं जिसके ऊपर जो है ये पूरा का पूरा देखता है। 10 कंपोनेंट्स क्या क्या है? एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर देखना है, अलाइड सेक्टर्स के ऊपर देखना है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर आपके पास, अरे ये माही जैन, मेरा पेन लेके ही आप डायरेक्टली यहीं पे लिख लो, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपके पास होते हैं, पब्लिक हेल्थ आपके पास है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज है, इकोनॉमिक गवर्नेंस आपके पास है, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट आपके पास है, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटीज है, एनवायरमेंट है, एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। करेक्ट। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर। फिर बात आती है सर कि सिटीजन पार्टिसिपेशन, हमने बोला कि पार्टिसिपेशन जब आएगा तब गुड गवर्नेंस आएगी। यस, पीपल्स पार्टिसिपेशन आपके पास होना ही चाहिए। अब ना सर, ये पीपल्स पार्टिसिपेशन हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इंश्योर जो है वो करते हैं? पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इंश्योर करते हैं, इसको समझो कि सिटीजन पार्टिसिपेशन आपके पास कैसे जो है वो आएगा। तो सिटीजन देखो आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकता है पार्टिसिपेशन के नाम के ऊपर से। सिटीजन आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो कर सकता है। तो देखो, एक तो आपके पास कौन होगा? राजा। और एक आपके पास यहाँ पे प्रजा होगी। ठीक है। अब अगर इस प्रजा को गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो वो कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? सबसे पहला
राजा से इंफॉर्मेशन सीख करके, कि राजा जी हमका बताओ हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। यस, इंफॉर्मेशन सीख करके कि हमको सारी की सारी जानकारी दो। और इसीलिए आप देखते हो कि आजकल हर कोई देखो ना, आरटीआई 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 आपके पास यहाँ पे जो है वो करता रहता है। यस, और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, सजेशंस देख करके। यस, जैसे हम हमारी क्लासेस के अंदर पहले डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, फिर हमारे एक एक्स स्टूडेंट से हमारी बात हुई। एक्स स्टूडेंट ने हमको सजेस्ट किया कि सर ना बड़ी कचरा स्टूडेंट आ जा रहे हैं, प्लीज एक फिल्टर लगाइए। फिर हमने फिल्टर लगाया, बड़े ही अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यस सर, क्या हुआ, सजेशन, सजेशन। तो सजेशंस आपके पास यहाँ पे सर, आप तो हर पॉइंट के ऊपर ना यही कहना चाह रहे हो कि अनुसुई आईएएस के अंदर भी गुड गवर्नेंस होता है। बेटा होता है तो क्लेम करेंगे ना। यस, अपनी अपनी जो अच्छी बात हो हमेशा बढ़ चढ़ के बतानी चाहिए। यस, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे सीख करनी है, सजेशंस आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास देना चाहिए। फिर इसको भी तो डिमांड करना पड़ेगा कि राजा जी, राजा जी हमको बेटर सर्विसेज दो। तो बेटर सर्विसेज की या जो कुछ भी आपको चाहिए, आपको उसकी डिमांड भी करनी पड़ेगी। अगर आप डिमांड ही नहीं करोगे तो फिर राजा को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। यस, तो अगर आपको गुड गवर्नेंस चाहिए तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार इंफॉर्मेशन सीख करनी पड़ेगी, सजेशंस देने पड़ेंगे, एंड आपको बेटर सर्विसेज की डिमांड भी जो है आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी कि सर हमको ना क्या क्या चीजें जो है वो चाहिए। एंड जब कभी भी डिसीजन मेकिंग वगैरह होती है तो वहां पर आपको पार्टिसिपेट भी करना है। सर मतलब वोट देने जाना है। पता चला आधे सब लोग चाहते तो हैं कि सर इंडिया में ना गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, पर वोटिंग वाले डे को आप एक छुट्टी का दिन मान लेते हो, मूवी देखने जाते हो उस दिन, घर में बैठे रहते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, तो कहां से आएगा गुड गवर्नेंस। यस, कितने सारे लोग हैं जो वोटिंग डे को एक छुट्टी मान लेते हैं। क्या ये अच्छी बात है। से सो जब कभी भी वोटिंग है, आपको वोट देने जाना है, तभी तो पार्टिसिपेशन आएगा। यस, तभी तो पार्टिसिपेशन आपके पास यहां पे आएगा। करेक्ट, तो ये सारी चीजें अगर आपसे पूछे कि सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसे होगा, गुड गवर्नेंस के लिए पार्टिसिपेशन चाहिए कैसे होगा, तो क्या क्या बोलोगे। फर्स्ट, जो लोग होते हैं उनको इंफॉर्मेशन सीख करनी चाहिए। यस, यू मस्ट टेक इंफॉर्मेशन। आरटीआई 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 लगाते रहते हो। सेकंड, सजेशंस दो अपने। थर्ड चीज, डिमांड्स बताओ कि आपको क्या चाहिए। एंड फोर्थ, डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। डन, समझ आया। इस तरीके से हम यहां पे सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है आपके पास यहाँ पे बढ़ाते हैं। सिटीजन पार्टिसिपेशन आपके पास यहाँ पे जो है वो बढ़ाता है। अभी देखो पिछले काफी टाइम से ना एक टर्म आपके पास यहाँ पे बड़ी चल रही है गुड गवर्नेंस के लिए। जब से लोगों के अंदर जागरूकता बनी ना, पहले क्या है लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं थी, तो इतना लोगों को पता ही नहीं था कि हमको गवर्नमेंट के ऊपर हमारे क्या क्या चेक्स हैं, कैसे हम बैलेंसेस आपके पास यहाँ पे बना करके रखें एंड ऑल। तो इस वजह से ना अब एक टर्म आपके पास यहाँ पे चलती है जिसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, है टर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। लिखिए जल्दी से, क्या टर्म है, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है, सोशल ऑडिट का मतलब होता है ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम खुद, सोसाइटी सोसाइटी रिव्यू करती है, वेरीफाई करती है, इवेल्युएट करती है गवर्नमेंट स्कीम्स को, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज को, टू एंश्योर कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहे। इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। और इसको लेके यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि सोशल ऑडिट क्या होती है। यस, क्या है सोशल ऑडिट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग, पहला रिव्यूइंग, वेरीफाइंग, इवेल्युएटिंग। तीन चीजें करनी है, रिव्यू करना है, वेरीफाई करना है, इवेल्युएट करना है। किसको, गवर्नमेंट स्कीम को, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को। और क्या करना है कि ये इंप्लीमेंट सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। यस, क्या चीज है सर सोशल ऑडिट, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमको रिव्यू करना है, हमको वेरीफाई करना है एंड हमको इवेल्युएट करना है। किस किस चीज को, सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को,
गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को, स्पेलिंग गलत हो गई सर, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को और गवर्नमेंट की स्कीम्स को, इन सबको इवेल्युएट करना है, रिव्यू करना है, वेरीफाई करना है कि ये ढंग से इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपेरेंसी लानी है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना है। इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। तो सर सोशल ऑडिट के अगर मैं की फीचर्स की बात करूं, की फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो क्या क्या होंगे? सर सबसे पहले ये सब कुछ आपको करना है। इसका मतलब इसके अंदर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आपके पास इसमें होना ही चाहिए। यस, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। इसके अंदर सर ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आपके पास यहाँ पे होना ही चाहिए। पता चला इसमें सोशल ऑडिट में ही करप्शन हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए आपके पास यहाँ पे। यस, आपके पास एक अकाउंटेबल मैकेनिज्म होना चाहिए। अकाउंटेबल मैकेनिज्म आपके पास यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। यस, अकाउंटेबल मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। एंड फोर्थ, आपके पास मार्जिनलाइज्ड को का एम्पावरमेंट करना है। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड। इसी के लिए तो सोशल ऑडिट कर रहे हैं कि भाई सोसाइटी में उस इंसान को जिसके पास आज कुछ नहीं है, उसको इस स्कीम का एक्चुअली फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ जो है हमको यहाँ पे जो है वो देखना होता है। ये सब कुछ जो है हमको यहाँ पे जो है वो देखना होता है। ये सब कुछ जो है हमको यहाँ पे देखना होता है। तो सर क्या ऐसा इंडिया में होता है आपके पास यहाँ पे? क्या इंडिया में आपके पास यहाँ पे होता है? ये देखो, ये सोशल ऑडिट क्या होता है, ये सब मैंने लिख रखा है। सोशल ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग, वेरीफाइंग, इवैल्यूएटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। सर आप तो एज इट इज हमको सब कुछ रटवा दे रहे हो। यस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी टूल चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज आपको यहाँ पे चाहिए। करेक्ट? यस सर। सर ये सब कुछ होता है क्या? हाँ होता है। देखो, अगर आप देखोगे तो इंडिया में इसकी लीगल बैकिंग भी मिल रखी है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप देखते हो तो इसकी में ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है लोकल वर्क्स को मॉनिटर करने के लिए। फिर आपने मनरेगा एक्ट आपके पास यहाँ पे देखा होगा, विच मैंडेट सोशल ऑडिट बाय ग्राम सभा फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। यस, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये भी क्या करता है, ये भी प्रमोट करते हैं सोशल ऑडिट को। एग्जाम्पल क्या क्या है? मनरेगा के अंदर सोशल ऑडिट आपके पास यहाँ पे होती है, ये लिखना है, प्लीज ध्यान रखना। मनरेगा के अंदर मैंडेट कर रखा है कि सोशल ऑडिट करना है। जब कभी भी सोशल ऑडिट का क्वेश्चन आए, अगर इस एग्जाम्पल को, इस स्कीम को आपने लिखा नहीं ना, वहीं पे पता चल गया कि आपको नहीं आता, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, एज इट इज, ये मेंस का आंसर पूरे प्रिपेयर करके मैं आपको दे रहा हूं कि सोशल ऑडिट का क्वेश्चन आता है तो यही लिखना है सब कुछ ही। करेक्ट? नेक्स्ट आप एग्जांपल देखो, कितनी अच्छी चीज है आपके पास यहाँ पे। राजस्थान में हमारे यहाँ पे जन सुनवाई होती है, जिसमें सिटीजन कलेक्टर साहब के पास जाकर के अपनी सारी बातें बता देते हैं। इससे क्या होता है? इससे अकाउंटेबिलिटी आपके पास यहाँ पे आती है। सर हम कैसे मान ले? ये देखो फोटोग्राफ, न्यूज़पेपर में आया था। जयपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम आज हुआ। कलेक्टर ने सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आम जन की समस्याएं सुनी। यस, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे चीजें जो है वो होती रहती है आपके पास ये सब। तो इन सबको ना आप एग्जांपल में के अंदर लिख लेते हो। सो सोशल ऑडिट क्या है सर? सो सोशल ऑडिट इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ensuring that development programs are not just for the people but also by the people। कि ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा है। by empowering citizens to hold officials accountable, it deepens democracy and strengthens good governance। करेक्ट? तो सर सोशल ऑडिट ना सर आपने ऐसे ही लिख दिया होगा। यूपीएससी पूछता है क्या? ये देखो बेटा, यूपीएससी भर भर के पूछता है आपसे। भर भर के आपके पास यहाँ पे यूपीएससी जो है वो पूछता है। सर आप तो ना प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ पास करा के ही छोड़ोगे। यस। तो 2018 के अंदर देखो आपके पास ग्रुप में क्वेश्चन था, द इमरजेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया हैज हेल्प्ड इन द रियलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन पोटेंशियल। हाउ डू एसएचजीज प्रमोट पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड सोशल ऑडिट? इसके बारे में आपके पास, तो आपको यही कुछ भी जो चल रहा है वो लिखना होता है। फिर क्या देखो, क्वेश्चन है आपके पास 2016 के अंदर आया, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल ऑडिट्स in ensuring accountability and transparency in the implementation of welfare schemes in India. What are the challenges in institutionalizing social audits?
इसको लेकर के क्या चैलेंजेस आपके पास है, क्यों सोशल ऑडिट्स को हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज अगर करते हैं तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपके पास आएंगे। 2013 के अंदर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सोशल ऑडिट, हाउ डज इट हेल्प इन ensuring ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। करेक्ट, आप देख रहे हो ना, हर 13 में सवाल है, 16 में सवाल है, 18 में सवाल है, सेम चीजों को। अगर यूपीएससी के पीवाईक्यूज आपने लगा लिए और उनके आंसर प्रिपेयर करके रख लिए पहले से ही, बताओ टॉप कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे। पॉसिबिलिटी है ना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा अपडेट होता है। बट एक बार अगर प्रिपेयर हो गया, आंसर लिखना आ गया तो लिख दोगे। आ रहा है कॉन्फिडेंस कि नहीं आ रहा, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। यस सर ना, पर मेरे को एक बात बताओ, आपने ना हमको सर चैलेंजेस तो बताए ही नहीं कि व्हाट आर द चैलेंजेस बेटा। कहीं पे भी ना मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, ये लो मैंने चैलेंजेस भी लिख दिए। यस, कहीं पे हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, रेड टेपिज्म है, लो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है, करप्शन है, डिले इन प्रोसेस है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। यस सर। सर ये सब कुछ यहां पे काम आएगा नहीं, दूसरे भी देखो आपके पास भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब में भी हम इन सब चीजों को लिख सकते हैं। 2012 में आपके पास क्वेश्चन है, 13 में क्वेश्चन है, 15 में है, 18 में है, 19 में है। हर जगह आप कहीं पे भी देख लो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मेंस के अंदर आप देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। और एक बार अब आज आप देख रहे हो ना, जो मैं चीजें आपको कल बता रहा था कि एक बार इन क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर कर लिए, इनके आंसर्स बदलते नहीं है, इनके आंसर्स बदलते नहीं है, और क्वेश्चन सेम आता है। क्वेश्चन की बस लैंग्वेज बदल जाती है। यस, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज बदल जाती है। जैसे आप साल भर साल क्वेश्चन देख लो, सब में आपको खुद को पता चल जाएगा क्या है। जैसे देखो 2019 में क्या क्वेश्चन आपके पास आया, performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to the absence of awareness and active involvement in all the stages of the policy process। डिस्कस करो इसको। तो अब इसमें क्या करना है, अब आपको इसके अंदर सिटीजन पार्टिसिपेशन को लेके क्या क्या चैलेंजेस है उसको सबको समझा देना है। फिर 2018 के अंदर आपके पास क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन। इसमें भी अगर आपके पास क्या है, जो डिजिटल गवर्नमेंट्स के आपके पास जो चैलेंजेस हैं उनके इंप्लीमेंटेशन को लेकर के बात करनी है। दो सिटीजन चार्टर हैज बीन, ये सिटीजन चार्टर अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना, बट अभी क्वेश्चन देख लो ताकि जब उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। Has been formulated by many public authorities, there is no corresponding improvement in the level of citizen satisfaction and qualify of service being provided। कि इसमें इंप्रूवमेंट, अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सर इंप्लीमेंटेशन जो चैलेंजेस है ना, बस वही इसका आंसर है। Though the Information Technology Act 2000 aimed at controlling cyber crimes, the incidence of cybercrime is on the rise। Discuss the challenges of governance in the context। इसमें भी गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं वो जैसे आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। 2012 में भी क्या है आपके पास, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेरियस कमीशंस फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन एंड डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। एनालाइज दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अगेन क्वेश्चंस है। अगर मैं देखो, मैंने आपको ना इस सब्जेक्ट में ना, आपको ज्यादा थ्योरी याद नहीं करनी है, इस सब्जेक्ट में आपको की पॉइंट्स रटने हैं। जैसे आज मैंने आपको पॉइंट्स बताए सारे के सारे कि वर्ल्ड बैंक गुड गवर्नेंस के लिए क्या कहता है, 4 पॉइंट्स है, उसको फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। वैसे ही जित भी मैंने ये आपको क्वेश्चंस लिख के बताया ना, इन क्वेश्चंस को लेके 5 5 6 6 पॉइंट्स आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेना है। यस, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए ना, ये जो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए, इन सारे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस की बात करी गई है कि गवर्नमेंट कुछ लाना चाहती है बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। वो इंप्लीमेंट नहीं क्यों हो पा रहा है, तो उसके चैलेंजेस की बात करी है। तो इन सब के चैलेंजेस 5 5 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिख के रख सकते हो नहीं रख सकते हो। यस सर, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। यस, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। सो दिस इज इट, यहाँ पे क्लास को हम खत्म करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं।